डिस्क्लेमर, ये वीडियो दिमाग में तगड़ी हलचल मचा सकता है। जो आप सुनने वाले हैं वो बस एक कहानी है, मज़ेदार, थ्रिल से भरी और कभी कभी हद से ज़्यादा फिल्मी। तो अपने हाथ में चाय पकड़कर और कान में हेडफोन लगाकर तैयार हो जाइए और चलो कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। अध्याय 281। सबक कक्षा के बाद गौतम यादव ने यामिनी उपाध्याय को पुकारा और उसे फिर से शिक्षण भवन की छत पर ले गया। तुमने मुझे क्या करने के लिए बुलाया? यामिनी उपाध्याय ने कुछ असंतोष के साथ पूछा। अपने पिता से कहो कि तुरंत रुक जाएं। गौतम यादव ने यामिनी उपाध्याय को घूरते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों रुकना है? यामिनी उपाध्याय ने भ्रम में पूछा। चेतन हरी ने अभी छुट्टी ली है। क्या तुम जानती हो वह कहाँ गया? गौतम यादव ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? क्या ढाबे में कोई दुर्घटना हुई है? यामिनी उपाध्याय का चेहरा थोड़ा बदल गया। गौतम यादव के शब्दों के बारे में सोचकर उसे अचानक समझ आया कि उसके पिता ने भाइयों के ढाबे के साथ कुछ बुरा किया होगा। गौतम यादव ने जारी रखा। अभी भाइयों के ढाबे की मुख्य शाखा में कुछ हुआ है। किसी ने सूप में कीड़े पाए। निश्चित रूप से यह ढाबे की गलती नहीं थी। यह एक आदमी नाम हिमांशु लाल ने डाले थे और फिर चोर चोर चिल्लाया। और यह हिमांशु लाल तुम्हारे पिता द्वारा गुप्त रूप से संपर्क किया गया था। लाल सम्राट ने एक से अधिक वीडियो पाए लेकिन गौतम यादव ने चेतन हरी को केवल एक दिया। क्या मेरे पापा ने वाकई ऐसा किया? यामिनी उपाध्याय का भाव कई बार बदला। गौतम यादव ने अपना सेल फोन निकाला और यामिनी उपाध्याय को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में व्यक्ति उसके पिता का व्यक्तिगत सहायक है। वीडियो देखने के बाद यामिनी उपाध्याय ने चिंतित होकर पूछा, तुमने यह वीडियो किसी और को नहीं दिखाया ना? अभी नहीं। गौतम यादव ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारे पिता नहीं रुकते तो मैं यह वीडियो चेतन हरी को दे दूंगा। तुम परिणाम जानती हो। धन्यवाद, मैं अब अपने पापा के पास जाती हूँ। यामिनी उपाध्याय को जल्दी में जाते देख गौतम यादव ने आह भरी। क्योंकि यह घटना जल्दी स्पष्ट हो गई इसलिए इसका भाइयों के ढाबे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने यामिनी उपाध्याय के लिए इसे उजागर नहीं किया। अगर यशवंत जैन अभी भी नहीं रुकते तो वह अब विनम्र नहीं रहेगा। यामिनी उपाध्याय जल्दी से यशवंत जैन के कार्यालय में पहुंची। फिर पूछा, पापा, क्या तुमने भाइयों के ढाबे में कीड़े फेंकने का आदेश दिया था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यशवंत जैन ये पुरानी लोमड़ी इतनी आसानी से कैसे मान लेगी? हे, यामिनी उपाध्याय ने व्यंग्य किया। क्या तुम जानते हो कि किसी ने तुम्हारे व्यक्तिगत सहायक को किसी के साथ बातचीत करते हुए फिल्माया है? तुम्हें ये कैसे पता चला? यशवंत जैन की आंखों में घबराहट का संकेत था और वह गुप्त रूप से अपने सहायक पर गुस्सा था कि उसने काम सावधानी से नहीं किया। मुझे कहाँ से मिली जानकारी की चिंता मत करो पापा, बस मेरी सलाह सुनो और रुक जाओ, यामिनी उपाध्याय ने समझाया। यशवंत जैन के चेहरे पर संघर्ष का भाव दिखाई दिया क्योंकि वह रुकने पर विचार कर रहा था। ये देखकर यामिनी उपाध्याय ने कठोर उपाय करने का फैसला किया। पापा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? ये सुनकर यशवंत जैन अचानक सतर्क हो गया। यामिनी उपाध्याय ने जारी रखा। पापा, अगर तुम अब ढाबा चेतन हरी को बेचते हो तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे और कुछ हुआ और तुम गिरफ्तार हो गए तो सारा पैसा क्या फायदा देगा? ठीक है, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। मैं रुक जाऊंगा और ढाबा चेतन हरी को बेच दूंगा। यशवंत जैन ने सिर हिलाया लेकिन ये कहने के बाद वह कुछ साल बूढ़ा लग रहा था और उसका शरीर बॉस कुर्सी में ढीला पड़ गया। पापा, क्या तुम ठीक हो? यामिनी उपाध्याय ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम पहले बाहर जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। यशवंत जैन ने कमजोरी से हाथ हिलाया। दूसरी तरफ गौतम यादव भी भाइयों के ढाबे की मुख्य शाखा में आया। चेतन हरी ने उसे देखते ही खुशी से कहा, भाई यादव, तुम आ गए, कैसा है? सब सुलझ गया? गौतम यादव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सब संभाल लिया गया है, कोई आगे की समस्या नहीं होगी, चेतन हरी ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन भाई यादव, हम इतनी जल्दी अपनी प्रतिष्ठा बदल सके तुम्हारे वीडियो की वजह से। वैसे वह वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? एक दोस्त ने भेजा, गौतम यादव ने हल्के से कहा। ओह, चेतन हरी ने और नहीं पूछा। पिछले कुछ महीनों में ढाबा खोलने के बाद वह सामाजिक संबंधों में अधिक परिपक्व हो गया है। वैसे ये दवा वाली शराब की बोतल तुम्हारे लिए है, हर सुबह आधा कप पियो, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गौतम यादव ने दवा वाली शराब की एक बोतल निकाली और चेतन हरी को दी। धन्यवाद भाई यादव, चेतन हरी ने बोतल ली और धन्यवाद दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ढाबे से निकलने के बाद गौतम यादव ने कार चलाकर नानसी बालवाड़ी की ओर बढ़ाया। बालवाड़ी पहुंचने में 2 मिनट से कम लगते हैं। उन्नत जैविक मानव चित्रलेखा सक्सेना प्रकट हुई। उसने गौतम यादव की कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। मालिक, चित्रलेखा सक्सेना ने सम्मान से पुकारा। अब से सार्वजनिक रूप से तुम मेरी गुरु हो लेकिन निजी में मुझे बॉस कह सकती हो। गौतम यादव ने आदेश दिया। ठीक है बॉस, वैसे सुरक्षा ब्यूरो के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, जाओ उन्हें सबक सिखाओ। ठीक है बॉस।
अगले पल चित्रलेखा सक्सेना कार से उतर गई। उसकी नज़र सड़क पर 100 मीटर दूर खड़ी एक काली व्यावसायिक गाड़ी पर पड़ी। उसने बस पैरों से बल लगाया और जगह से गायब हो गई। तुरंत बाद वह व्यावसायिक गाड़ी के सामने प्रकट हुई। क्रैश! व्यावसायिक गाड़ी की संसाधित कांच की खिड़की टूट गई और फिर एक हाथ ड्राइवर की गर्दन पर गिरा। दूसरा पक्ष जगह पर बेहोश हो गया। बुरा हुआ, गाड़ी में 3 अन्य लोग थे। अगर स्थिति सही नहीं लगी तो वे बंदूक निकालने वाले थे। लेकिन इस समय चित्रलेखा सक्सेना ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुसी। तीनों को केवल आंखों के सामने चमक महसूस हुई और उनके हाथ हल्के हो गए और उनके हाथों में बंदूकें बदल गईं। एक समय के लिए तीनों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए और वे एक साथ भारी दबाव महसूस कर रहे थे। बताओ, तुम मेरे शिष्य का पीछा क्यों कर रहे हो? चित्रलेखा सक्सेना ने तीनों को ठंडे से घूरा। उसके आभा के दबाव में तीनों बिल्कुल हिल नहीं सके। वरिष्ठ, गलतफहमी मत करो, हमारा गौतम यादव के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हाँ, हम सुरक्षा ब्यूरो से हैं। सुरक्षा ब्यूरो? चित्रलेखा सक्सेना की आंखों में तिरस्कार का संकेत चमका। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूं, लेकिन फिर मत करना, अन्यथा भले ही तुम सुरक्षा ब्यूरो से हो, मैं तुम्हें बिना दया मार दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चित्रलेखा सक्सेना गाड़ी से उतर गई। चित्रलेखा सक्सेना को बालवाड़ी के बाहर लौटते देख सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों ने सांस ली। एक दानजिंग मास्टर द्वारा लाया गया दबाव बहुत अधिक था। वे जल्दी से बेहोश ड्राइवर को दूसरी जगह ले गए और पीछे मुड़े बिना गाड़ी चलाकर चले गए। यंगदेव सुरक्षा शाखा। गौतम यादव का पीछा और जासूसी करने वाली टीम सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक नितिन जैन के सामने खड़ी थी, जो धूल भरी और गंदी लग रही थी। हुआ क्या, विस्तार से बताओ, नितिन जैन ने हल्के से कहा। हाँ, फिर उनमें से एक ने पूरी घटना शब्द दर शब्द बताई। सुनने के बाद नितिन जैन चुप हो गया। वह 100 मीटर से अधिक दूरी एक सांस में पहुंच गया। ऐसी गति केवल दानजिंग मास्टर के पास हो सकती है, और यह साधारण दानजिंग नहीं है, कम से कम दानजिंग का अंतिम चरण होना चाहिए। इन 4 टीम सदस्यों में टीम लीडर अंधेरे ऊर्जा का शिखर है और अन्य टीम सदस्य सभी उज्ज्वल ऊर्जा के शिखर हैं। वह बंदूक से लैस भी है, इसलिए वह हुआ जिनके मजबूत के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन दानजिंग के सामने पर्याप्त नहीं है। तुम लोग पहले बाहर जाओ। नितिन जैन ने हाथ हिलाया। थोड़ी देर बाद लविश तलवार उसके कार्यालय में आया। कमांडर, क्या आदेश है? नांसी बालवाड़ी की स्थिति जांचो। याद रखो, गुप्त रहना। हाँ। लविश तलवार मुड़ा और चला गया। नितिन जैन गहरी सोच में पड़ गया। यह अचानक उभरा दानजिंग सबसे अधिक संभावना गौतम यादव के रहस्यमय गुरु से है। बस उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक महिला दानजिंग है। महिलाएं हमेशा भावुक प्राणी होती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह गौतम यादव की हत्या के लिए पूरे माया परिवार को नष्ट कर देगी। सौभाग्य से उसके पास गौतम यादव के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। हमने सिर्फ निगरानी के लिए किसी को भेजा था, अन्यथा वह महिला दानजिंग इतना गुस्सा हो सकती कि पूरे सुरक्षा शाखा को नष्ट कर दे। 282 अध्याय 282 श्री फरहान। गौतम यादव अभी अपने स्कूल क्षेत्र अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा। तब उसे चित्रा वर्मा का फोन आया। क्या बात है चित्रा? फोन से चित्रा वर्मा की नर्म आवाज आई। क्या तुम आज रात डिनर के लिए वापस आओगे? दक्षिण पश्चिम प्रांत की लड़कियां अपनी साहसिकता के लिए जानी जाती हैं, जो हॉट गर्ल शब्द की उत्पत्ति भी है, लेकिन चित्रा वर्मा ये हॉट गर्ल बिल्कुल हॉट नहीं है, बल्कि विशेष रूप से कमजोर लगती है। वापस आऊंगा, मैं पहले से ही नीचे हूं, गौतम यादव ने जवाब दिया। ओह, ये सही है, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। कार पार्क करने के बाद और ऊपर जाने पर गौतम यादव अपने कमरे में नहीं लौटा, बल्कि सीधे अगले कमरे में गया। दरवाजा खुला था। उसने दरवाजा धकेला और अंदर गया। ठीक उसी समय शालिनी गुप्ता को व्यंजन ले जाते हुए रसोई से बाहर आते देखा। क्या शालिनी यहाँ है? गौतम यादव ने आकस्मिक कहा। हाँ, मैं भोजन के लिए आई हूँ, शालिनी गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय चांदनी वर्मा ने भी रसोई से सिर निकाला और गौतम यादव को पुकारा। जीजा, तुम वापस आ गए। हम। गौतम यादव ने सिर हिलाया, लेकिन शालिनी गुप्ता थोड़ी हैरान थी। तुम चित्रा के साथ कब एक हो गए? वह लड़की ने मुझे नहीं बताया, गौतम यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। गर्मियों की छुट्टियों में। तुम वाकई भाग्यशाली हो। क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूं कि चित्रा के योग्य नहीं हूं? मैं योग्य नहीं हूं। एक दिन की सैलरी काटो। तुम व्यक्तिगत बदला ले रहे हो। शालिनी गुप्ता गुस्से में थी। हाँ, मैं बदला ले रहा हूं। अगर तुम कुछ आशीर्वाद के शब्द कहो तो न केवल सैलरी नहीं काटूंगा, बल्कि बढ़ा भी दूंगा। कैसा है? गौतम यादव ने छेड़ा। शालिनी गुप्ता ने मुट्ठी लहराए। सपना देखो, मैं कुछ चांदी के टुकड़ों के लिए नहीं झुकूंगी, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तुम और चित्रा वाकई अच्छी जोड़ी लगते हो, और तुम चित्रा के लिए वाकई अच्छे हो। तुम स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। इस दृश्य को देखने वाली चांदनी वर्मा हंस पड़ी। दीदी शालिनी, तुम्हारे सिद्धांत कहाँ हैं? शालिनी गुप्ता शर्मिंदा लगी और जल्दी रसोई में चली गई। दिन के बाद शालिनी गुप्ता की असमझदारी के कारण गौतम यादव चित्रा वर्मा को अगले कमरे में बुलाकर सामान्य रूप से परेशान नहीं कर सका।
इसलिए वह अकेले अगले दरवाजे वापस गया। स्नान करने के ठीक बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलकर देखा, ये लियाना यादव निकली। गुरु, क्या तुम मुझे देखकर खुश हो? लियाना यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारे आने से कुछ अच्छा नहीं होता। गुरु, इस बार तुमने मुझे गलत समझा, मैं तुम्हें पैसे देने आई हूँ। लियाना यादव को अंदर आमंत्रित करने के बाद उसने स्विस बैंक का एक काला कार्ड उसे खजाने की तरह पेश किया। गुरु, यह मेरे पापा ने तुम्हें दिया है। इसमें 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं, नंबर 1 से 6 तक। क्या यह एक अरब ग्रेट क्षमा मुद्रा नहीं है? तुम्हारे पापा ने 200 मिलियन अतिरिक्त क्यों दिए? गौतम यादव ने पूछा। मेरे पापा ने कहा कि इस सत्र के निमंत्रण कम आपूर्ति में हैं। बाहर की कीमत ऐसी है और अभी भी कमी है। लियाना यादव ने समझाया। ठीक है, रुको, मैं निमंत्रण ले आता हूँ। गौतम यादव ने बेडरूम में जाकर निमंत्रण लेने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसे सरसों के बीज स्थान से निकाला। सोचने के बाद उसने 5 बोतल दवा वाली शराब निकाली, 3 शारीरिक फिटनेस सुधारने वाली और 2 किडनी पोषण वाली। ये निमंत्रण है, कृपया ये 5 बोतल दवा वाली शराब अपने पापा को दे दो। धन्यवाद गुरु। लियाना यादव ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर लिया। बाद में गौतम यादव ने लियाना यादव से हाल की खड़ी ध्यान की परिणामों के बारे में पूछा और लियाना यादव ने गंभीरता से जवाब दिया। वास्तव में गौतम यादव ने पहले ही अपनी अंतर्दृष्टि आंख से लियाना यादव की स्थिति जांच ली थी। उसकी शारीरिक फिटनेस 74 अंक तक पहुंच गई थी, जो मिंग जिंग के मध्य चरण के व्यक्ति के बराबर है। हालांकि गौतम यादव देखना चाहता था कि उसकी क्षमता कितनी ऊंची हो सकती है, और जब उसकी शारीरिक स्थिति और सुधार नहीं हो सकती तो वह उसे मार्शल आर्ट सिखाएगा। क्योंकि वह वापस रिपोर्ट करने के लिए व्यस्त थी, लियाना यादव नहीं रुकी। वह थोड़ी देर रुकी और फिर चली गई। यंगदेव सुरक्षा शाखा, निदेशक कार्यालय। नितिन जैन कंप्यूटर पर एक पहचान दस्तावेज को बहुत गंभीरता से देख रहा था। इस पहचान दस्तावेज की मालिक का नाम चित्रलेखा सक्सेना है। चित्रलेखा सक्सेना दक्षिण पश्चिम भारत की जयपुर नगर की मूल निवासी है, जो मई 1960 में पैदा हुई। इस साल वह ठीक 55 साल की है और अभी भी अविवाहित है। कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वह पहले जयपुर नगर में एक बालवाड़ी की प्रधानाचार्या थी। जुलाई 2013 में उसने कई सालों से चलाई बालवाड़ी बेच दी और नंदू नगर आकर नानसी बालवाड़ी खरीदी और खुद को प्रधानाचार्या नियुक्त किया। बालवाड़ी प्रधानाचार्या के रूप में कार्यकाल के दौरान चित्रलेखा सक्सेना बच्चों द्वारा गहराई से प्यारी थी। वह स्नेह से डीन मॉम कहलाती है, लेकिन ऐसी लगने वाली साधारण बालवाड़ी प्रधानाचार्या वास्तव में दान जिंग की ग्रैंड मास्टर है। अगर बताया जाए तो कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा कि यह बच्चों द्वारा इतनी प्यारी डायरेक्टर ने कभी एक पूरे मार्शल आर्ट परिवार का कत्ल किया था? ये शहर में छिपकर रहने का सच्चा अर्थ है। नितिन जैन ने आह भरी। फिर उसने फोन उठाया और लता बंसल का नंबर डायल किया। कॉल जुड़ी। नितिन जैन ने गहरी आवाज में कहा, निदेशक लता, गौतम यादव की दान जिंग गुरु प्रकट हो गई है। ओह, कौन है? समाचार सुनकर वह अपनी भतीजी के लिविंग रूम में सोफे से खड़ी हो गई। नितिन जैन ने कहा, दूसरी पक्ष का नाम चित्रलेखा सक्सेना है, वर्तमान में नंदू में एक बालवाड़ी की प्रधानाचार्या है। प्रारंभिक अनुमान दान जिंग का अंतिम चरण, लेकिन उसकी सटीक ताकत निश्चित नहीं है। दान जिंग का अंतिम चरण? लता बंसल हैरान थी। तुम जानते हो सुरक्षा ब्यूरो में दान जिंग केवल मध्य चरण में है। वैसे तुमने उसे कैसे पाया? लता बंसल ने उत्सुकता से पूछा। नितिन जैन ने जो खोजा था उसे बताया। ये सुनकर लता बंसल का चेहरा अंधेरा हो गया। गौतम यादव की जांच के लिए अब किसी को मत भेजो। वह शायद पहले ही समझ गया है, लेकिन तुम्हारे साथ परेशान नहीं होना चाहता। लेकिन उसकी गुरु रक्षक है। सौभाग्य से तुम्हारा कोई दुर्भावना नहीं थी, अन्यथा तुमने जो 4 लोग भेजे वे लाश बन जाते। नितिन जैन ने कुछ असहज होकर जवाब दिया। निदेशक लता, मैं समझता हूँ, मैं निश्चित रूप से किसी और को नहीं भेजूंगा। लता बंसल, यह अच्छा है। साथ ही चित्रलेखा सक्सेना की जांच मत करो। दान जिंग ग्रैंडमास्टर की धारणा तुम्हारी सोच से भी मजबूत है। नितिन जैन ने सिर हिलाया। ठीक है निदेशक लता, मैं समझता हूँ। फोन काटने के बाद लता बंसल ने फोन रखा और व्यक्तिगत रूप से ब्यूरो हुईको का फैसला किया। चाची, क्या तुम बाहर जा रही हो? लता बंसल को कपड़े बदलते देख फेशियल मास्क लगाती लहरी सिंह ने पूछा। हाँ, कुछ जरूरी हुआ है, मुझे ब्यूरो जाना है। फिर धीरे चलाना। लता बंसल ने पूरे रास्ते ड्राइव करके सुरक्षा ब्यूरो पहुंची और निदेशक कार्यालय में आई। तुम छुट्टी पर हो, फिर यहाँ क्यों आई? निदेशक रोहन ने उत्सुकता से पूछा। मैंने पता लगा लिया है कि गौतम यादव की गुरु कौन है, लता बंसल ने रहस्यमय ढंग से कहा। लता बंसल की रिपोर्ट सुनने के बाद निदेशक रोहन सोच में पड़ गया, फिर लता बंसल की ओर देखा। तुम्हारा क्या विचार है? क्या हमें श्री फरहान को नंदू भेजकर पानी जांचना चाहिए? उसे लगा कि सुरक्षा ब्यूरो को अज्ञात दान जिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर दान जिंग की विनाशकारी शक्ति बहुत मजबूत है और इसे मानव परमाणु बम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।
कोशिश कर सकते हैं लेकिन श्री फरहान अकेले नहीं जा सकते। आखिर दूसरा पक्ष बहुत संभावना दानजिंग का अंतिम चरण है। लता बंसल ने सोचा और अपनी सलाह दी, क्यों न तुम व्यक्तिगत रूप से 3 हुआ जिन मास्टर्स को लेकर जाओ ताकि गौतम यादव के साथ कुछ दोस्ती हो सके। निदेशक रोहन ने सावधानी से विचार करने के बाद कहा, सकते हैं। लता बंसल ने सिर हिलाया, हमें औपचारिक रूप से मिलना बेहतर है ताकि अनावश्यक गलतफहमी से बचें। बाद में लता बंसल श्री फरहान से मिलने गई। श्री फरहान भी कई सालों से छिपी चित्रलेखा सक्सेना की दानजिंग में काफ़ी रुचि रखते थे, इसलिए हमने कल नंदू उड़ान भरने का फैसला किया। 283 अध्याय 283 यह युवक असाधारण है। अगली सुबह छोटे क्लासरूम में चेतन हरी खुशी के भाव से क्लासरूम में चला आया। वह गौतम यादव के बगल में बैठ गया और फुसफुसाया, भाई यादव, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। यश परिवार अपनी चेन ढाबे हमें बेचने की योजना बना रहा है। फिर बधाई हो, उनकी दुकान लेने के बाद तुम यंगदेव के सच्चे ढाबा राजकुमार बन जाओगे। गौतम यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, ऐसा नहीं। चेतन हरी ने विनम्रता से कहा कि यह अधिग्रहण भाइयों के ढाबे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले यश परिवार की चेन ढाबों से प्रतिस्पर्धा की चिंता नहीं रहेगी। हालांकि यश ढाबे का सूप भाइयों के ढाबे से बहुत कमतर है, लेकिन ये यंगदेव में सबसे बड़ा चेन ढाबा है और स्थिर ग्राहक आधार है। भले ही भविष्य में भाइयों के ढाबे द्वारा लिया जाएगा, फिर भी इसमें बहुत ऊर्जा और पैसा लगेगा। दूसरा, विस्तार में भी समय लगता है, लेकिन यश ढाबा अधिग्रहित करने के बाद नई दुकानें खोलने में ऊर्जा और समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यश ढाबे के कर्मचारी सभी अनुभवी हैं। अधिग्रहण के बाद उन्हें जारी रखा जा सकता है। नए कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में ऊर्जा और समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर यश ढाबे का अधिग्रहण सफल हुआ तो ये भाइयों के ढाबे के लिए कम से कम 2 से 3 साल बचाएगा। तो तुम्हारी बातचीत कैसी रही? गौतम यादव ने पूछा। मेरा अनुभव पर्याप्त नहीं है, इसलिए बातचीत मेरे माता पिता पर छोड़ दूंगा। चेतन हरी ने सिर हिलाया। एक कक्षा के बाद यामिनी उपाध्याय ने गौतम यादव को छत पर बुलाया। मेरे पापा ने हमारे ढाबे को चेतन हरी को बेचने की योजना बनाई है, यामिनी उपाध्याय ने कहा। एक बुद्धिमान चुनाव, गौतम यादव ने सिर हिलाया। हालांकि मेरे पापा की एक छोटी सी मांग है, यामिनी उपाध्याय ने हिचकिचाते हुए कहा। उन्होंने चेतन हरी के परिवार से बात करने को कहा। मुझे बताने का क्या मतलब? गौतम यादव ने आश्चर्य से पूछा। वह डरते हैं कि चेतन हरी का परिवार सहमत नहीं होगा। तो मुझे बताओ। मेरे पापा भाइयों के ढाबे में निवेश करना चाहते हैं। हे, तुम्हारे पापा काफी स्मार्ट हैं। अगर हरा नहीं सकते तो शामिल हो जाओ, गौतम यादव ने मजाक में कहा। लेकिन अगर चेतन हरी का परिवार सहमत नहीं होता तो मुझे बताने का कोई फायदा नहीं। आखिर मैं दुकान का केवल 30% मालिक हूं और वह चेतन हरी ने मुझे जबरदस्ती दिया था। यामिनी उपाध्याय ने होंठ सिकोड़े। मुझे लगा, मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हारा ढाबा बेस नहीं होता तो भाइयों का ढाबा आज जैसा नहीं होता। साथ ही अगर तुम नहीं होते तो मेरे पापा ढाबा चेंग परिवार को नहीं बेच पाते। इसलिए अगर तुम मदद करने को तैयार हो तो चेंग परिवार मना नहीं करेगा। मुझे इतना महत्वपूर्ण मत समझो। हालांकि चेतन हरी अब भाइयों के ढाबे का मालिक है, लेकिन तुम्हारे ढाबे के अधिग्रहण के लिए उसके माता पिता ने पैसा दिया है, इसलिए मैं उनके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकता, यामिनी उपाध्याय ने कहा। मेरे पापा केवल 20% शेयर चाहते हैं। अगर चेंग परिवार सहमत होता है तो यश परिवार का ढाबा बिना एक पैसा दिए सीधे भाइयों के ढाबे में विलय हो सकता है। इससे चेंग परिवार की वित्तीय कठिनाइयों में बहुत राहत मिलेगी। यश परिवार की चेन ढाबे यंगदेव प्रांत में फैले हुए हैं, सैकड़ों हैं, और वर्तमान राजस्व काफ़ी अच्छा है। अगर चेंग परिवार इसे एक बार में लेना चाहता है तो 1 अरब से अधिक के बिना नहीं कर सकता। इसलिए सीधे शेयरों में निवेश वाकई बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन इसमें कबूतर के घोंसले पर किसी और का कब्जा होने का जोखिम होगा। आखिर यश परिवार की चेन ढाबे यशवंत जैन द्वारा बनाए गए थे और प्रबंधक उनके लोग थे। अगर वह ढाबे बेच देता तो प्रबंधकों के पास कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अब वह शेयरधारक बन गया है तो प्रबंधन निश्चित रूप से यशवंत जैन की सुनेगा। फिर वह सत्ता हथिया लेगा। यह आसान काम नहीं है। इसलिए हालांकि चेंग परिवार कंपनी में निवेश करके पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें छिपे खतरे भी हैं। हे, क्या तुम मदद करने को तैयार हो? गौतम यादव को कुछ नहीं कहते देख यामिनी उपाध्याय ने आग्रह किया। मैं मदद नहीं करूंगा, अपने पापा से खुद बात करने को कहो। गौतम यादव ने एक पल सोचा और इस मामले में शामिल न होने का फैसला किया। ये सच है कि वह और चेतन हरी अच्छे भाई हैं, लेकिन उसके माता पिता से कोई संबंध नहीं है। अगर यशवंत जैन के बारे में उसका अनुमान सही था तो भविष्य में ऐसी समस्या होगी। ये वह था जिसने इस घटना को उकसाया। क्या चेतन हरी उसे दोष देगा? इसलिए वह ऐसा कृतघ्न काम नहीं करेगा। तुम वाकई मदद नहीं करोगे? यामिनी उपाध्याय थोड़ी गुस्से में थी। मैंने तुम्हारी वजह से ही अपने पापा को ढाबा चेतन हरी के परिवार को बेचने के लिए मनाया और अब तुम मुंह फेर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी
सुनकर गौतम यादव ने तिरस्कार से व्यंग्य किया। मैंने सिर्फ दयालु अनुस्मारक दिया था, अपने पिता को समय पर रुकने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैंने तुम्हारे पिता को दुकान बेचने के लिए मजबूर नहीं किया। यामिनी उपाध्याय में अभी भी छोटी राजकुमारी का स्वभाव है और बहुत आत्ममुग्ध है, जो गौतम यादव को पसंद नहीं है। तुम पुल तोड़ रहे हो। यामिनी उपाध्याय ने गुस्से में पैर पटका। तुम अपने पापा से कह सकती हो कि न बेचें। गौतम यादव ने शांतिपूर्वक कहा। ठीक है, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गौतम यादव छत से चला गया। उसकी गायब होती आकृति को देखकर यामिनी उपाध्याय ने शाप दिया। कमीने। गौतम यादव पूरे रास्ते छोटा गीत गुनगुनाते हुए दूध चाय दुकान की ओर गया। हालांकि रास्ते में उसे तुलिका यादव का फोन आया, जो उसे तारों का समूह जाने के लिए कह रही थी। इसलिए वह पार्किंग लॉट में मुड़ा और तारों का समूह की ओर ड्राइव किया। चाय कक्ष निजी कमरे में इस बार केवल लता बंसल ही नहीं, बल्कि एक रुद्दी रंग वाला बूढ़ा आदमी और 3 ऊर्जावान योद्धा थे। अंतर्दृष्टि आंख फेंको। गौतम यादव ने तब बूढ़े आदमी की पहचान जानी। दूसरे पक्ष का नाम फरहान साहनी है और उसकी पहचान सुरक्षा ब्यूरो का पुजारी है। वह दानजिंग के मध्य चरण का मजबूत है और 70 साल से अधिक उम्र का है। लेकिन दान होल्डिंग हासिल करने वाला मार्शल कलाकार अपने सार की हानि रोक सकता है। हालांकि वह 70 साल से अधिक है, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति मेरी से बहुत कमतर है। विपक्ष की शारीरिक फिटनेस 100 से अधिक है, लेकिन केवल 112 अंक है और उसकी आत्मा केवल 86 अंक है। अगर वे लड़ें तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं करेगा। श्री गौतम, मैं तुम्हें हमारे सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख श्री फरहान साहनी से मिलवाती हूँ। इस समय लता बंसल बोली। नमस्ते श्री फरहान। जूनियर गौतम यादव को आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। गौतम यादव ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हालांकि दोनों के पास दानजिंग है, लेकिन दूसरा पक्ष उससे बहुत बड़ा है, इसलिए झुकना गलत नहीं है। कितना मार्शल आर्ट जीनियस हो। तुम्हारी ऊर्जा और रक्त सूर्य की तरह जोरदार है। मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। फरहान साहनी की आंखों से 2 सुनहरी रोशनी निकली लगती है और उसने गौतम यादव को जलती आंखों से देखा। श्री फरहान, आप बहुत दयालु हैं। गौतम यादव ने विनम्रता से कहा। श्री फरहान मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में संदेह और भ्रम का संकेत चमका, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सामने का युवक उनके स्तर का है। हालांकि उनके सामने का युवक केवल 20 साल का है, हुआ जिनके शिखर तक पहुंचना पहले से ही बेहद चौंकाने वाला है। वह दानजिंग कैसे पहुंच सकता है? इस समय लता बंसल ने कहा। श्री गौतम, हम यहाँ मुख्य रूप से तुम्हारी गुरु से मिलने आए हैं। क्या ये सुविधाजनक है? गौतम यादव ने एक पल सोचा और कहा, ऐसा करो, मैं अपनी गुरु को फोन करता हूँ। अगर वह मिलना चाहेंगी तो मैं उन्हें तारों का समूह आमंत्रित करूंगा। अगर नहीं चाहेंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तुम्हें परेशान करना पड़ेगा श्री गौतम। गौतम यादव ने सिर हिलाया और फोन करने के लिए चाय कक्ष के बाहर गया। थोड़ी देर बाद वह चाय कक्ष में लौटा और कहा, मेरी गुरु जल्दी आ जाएंगी, लेकिन बहन तुलिका को किसी को स्वागत के लिए व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा वह तुम्हारे क्लब के मुख्य दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तुम्हें पीटना है। तुलिका यादव ने गौतम यादव पर आंखें घुमाई और गुस्से से कहा। अध्याय 284 दानजिंग युद्ध। लगभग आधा घंटा बीत गया। चित्रलेखा सक्सेना तारों का समूह क्लब में आए। गौतम यादव तेजी से आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक उसे गुरुजी कहकर बुलाया। चित्रलेखा की अभिनय कला अच्छी थी। उसने गौतम को प्यार भरी नजरों से देखकर मुस्कुराया, फिर उसकी नज़र तुलिका यादव और अन्य लोगों पर पड़ी। अचानक सभी को दबाव महसूस हुआ। फरहान साहनी भी इससे अछूते नहीं रहे। मेरा नाम तुलिका यादव है, आपसे मिलकर खुशी हुई, वरिष्ठ चित्रलेखा। इस समय तुलिका ने 2 कदम आगे बढ़कर चित्रलेखा को झुककर नमस्कार किया। छोटी तुलिका, क्या तुम्हें इस तरह बुलाने में कोई आपत्ति है? चित्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप मुझे छोटी तुलिका कहें, यह अधिक आत्मीय लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें छोटी तुलिका कहूंगी। गौतम ने मेरे सामने तुम्हारा कई बार जिक्र किया है। तुम एक अच्छी लड़की हो। चित्रलेखा ने प्रशंसा की। तुलिका खुश हुई और हल्के से मुस्कुराई। प्रशंसा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वास्तव में मैं हमेशा गौतम को अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। यह अच्छा है। चित्रलेखा ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हालांकि मैंने इन वर्षों में गौतम को पढ़ाया है, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बड़ी बहन के रूप में तुम्हें उसे और मार्गदर्शन देना होगा। ठीक है वरिष्ठ, छोटी तुलिका जानती है कि क्या करना है। इसके बाद चित्रलेखा की नज़र धीरे धीरे लता बंसल, फरहान साहनी और अन्य लोगों पर पड़ी। वरिष्ठ, मैं लता बंसल हूँ, सुरक्षा ब्यूरो से, और यह श्री फरहान है, हमारे ब्यूरो के पूज्य। चित्रलेखा की नज़र महसूस करते हुए लता ने भी एक कनिष्ठ की तरह झुककर अपना परिचय दिया। चित्रलेखा ने शांति से सिर हिलाया। मैंने गौतम से सुना कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। अब मैं यहाँ हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। इस समय
फरहान साहनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनका थोड़ा झुका हुआ शरीर अचानक सीधा हो गया और उनमें से एक मजबूत युद्ध भावना निकली। उन्होंने चित्रलेखा को घूरते हुए कहा, किसी समकक्ष प्रतिद्वंद्वी से मिलना दुर्लभ है, इसलिए मैं शिकार को देखकर खुश हूं। मैं आपसे मार्गदर्शन मांगना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगी। ठीक है, चित्रलेखा ने सिर हिलाया, यहाँ लड़ाई के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, क्यों ना आप दोनों वरिष्ठ कहीं और जाएं? तुलिका ने सुझाव दिया। अच्छा। थोड़ी देर बाद सभी लोग चाय कक्ष से क्लब के एक खाली बास्केटबॉल मैदान पर पहुंच गए। बास्केटबॉल मैदान की रक्षा के लिए क्लब के योद्धा भी तैनात थे ताकि कोई और नजदीक न आए। बास्केटबॉल हॉल के अंदर फरहान साहनी और चित्रलेखा एक दूसरे से 10 मीटर से अधिक दूरी पर आमने सामने खड़े थे। ये दूरी आम लोगों के लिए बहुत अधिक थी, लेकिन एक दानजिन मास्टर के लिए ये पलक झपकते ही तय की जा सकती थी। गौतम यादव और उनके समूह हॉल के किनारे पर खड़े होकर खेल देख रहे थे। भाई, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तुलिका ने अपनी आवाज़ धीमी की। बेशक मेरी गुरुजी, गौतम ने बिना हिचकिचाहट के कहा कि चित्रलेखा के पास न केवल दानजिन की चरम खेती थी, बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यंत मजबूत थी, जो 150 अंक तक पहुंच चुकी थी, और उनकी मानसिक शक्ति भी 100 से अधिक थी। उनका खेती स्तर, शारीरिक शक्ति और आत्मा फरहान साहनी से कहीं बेहतर थी, इसलिए उनके हारने का कोई कारण नहीं था। इस समय लता बंसल ने कहा, श्री गौतम को अपनी गुरुजी पर इतना भरोसा है, तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? गौतम ने आश्चर्य से लता को देखा, कैसे शर्त लगाएं? लता ने कहा, अगर श्री फरहान जीतते हैं तो मैं जीतूंगी। अगर आपकी गुरुजी जीतती हैं तो आप जीतेंगे। अगर आप हारते हैं तो मुझे 50 बोतल औषधीय शराब दें। अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको एक शीर्ष सुंदरी से मिलवाऊंगी। कैसा रहेगा? शीर्ष सुंदरी को भूल जाए। गौतम ने सिर हिलाया, मेरी एक प्रेमिका है। अगर लता को गौतम की स्थिति का पता न होता तो वह उसकी बात पर विश्वास कर लेती। उसने मन ही मन इस छेड़छाड़ करने वाले को तुच्छ समझा, फिर मुस्कुराकर कहा, मेरी जानकारी के अनुसार श्री गौतम भी एक चंचल पुरुष हैं। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जिस शीर्ष सुंदरी से मैं आपको मिलवाऊंगी वह बहुत सुंदर होगी, अच्छी शारीरिक बनावट और अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली होगी। अचानक गौतम का चेहरा उदास हो गया। उसने लता की पहचान को नजरअंदाज कर दिया। यह महिला सुरक्षा ब्यूरो की उपनिदेशक थी और निश्चित रूप से उसने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। हालांकि वह ये भी उत्सुक था कि दूसरा पक्ष उसे किस तरह की सुंदरी से मिलवाएगा। वैसे भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं निदेशक लता के साथ शर्त लगाऊंगा। ये तय रहा। लता के चेहरे पर विजयी मुस्कान उभरी। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर गौतम को स्पष्ट रूप से लगा कि शायद उसे ठगा गया है। तभी 10 मीटर की दूरी पर खड़े दोनों लोग हिल गए। धूम! दोनों दो रंगों की रोशनी में बदल गए, एक काली और एक सफेद, और एक दूसरे से टकरा गए। आवाज ऐसी थी जैसे कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकराया हो। एक पल के लिए पूरा बास्केटबॉल स्टेडियम हिल गया। उसी समय सभी के कानों में गूंज सुनाई दी, जिसने लता बंसल, तुलिका यादव और अन्य लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। गौतम वास्तव में प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन उसने केवल अपनी हुआ जिन खेती का स्तर दिखाया था, इसलिए वह भी कुछ कदम पीछे हट गया। धम 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 दोनों के बीच लड़ाई जारी रही और हर टक्कर से तेज आवाज होती थी, जिसने लगभग सभी को बास्केटबॉल हॉल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय दोनों की गति बहुत तेज थी। गौतम को छोड़कर कोई और उनकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। इतने शक्तिशाली। तुलिका की आंखें चमक उठीं और उसने खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचा। उसे अचानक लगा कि वह हुआ जिनके अंतिम चरण में कुछ भी नहीं थी। अगर वह इस लड़ाई में किसी एक से भी भिड़ती तो वह एक ही चाल में हार जाती। लता बंसल, जो हुआ जिनके चरम पर थी, मुश्किल से दोनों की गतिविधियों को देख पाए। श्री फरहान बाजीचुआन का अभ्यास करते थे, जिसमें शक्तिशाली और अजेय मुके थे। चित्रलेखा ने जिंगई चुआन का प्रदर्शन किया। हालांकि वह एक महिला थी, उसके मुके फरहान साहनी से भी अधिक उग्र थे। धम! अचानक मैदान से एक दबी हुई कराह सुनाई दी। ये फरहान साहनी का शरीर था जो बास्केटबॉल हॉल के फर्श पर गिरा, लेकिन उनकी पीठ में जैसे कोई स्प्रिंग लगा हो। वह तुरंत उछल गए, लेकिन उनकी पीठ के संपर्क में आए फर्श के टुकड़े चूर चूर हो गए और चारों ओर बिखर गए। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी शारीरिक ऊर्जा को जमीन में उतारा था। हालांकि अभी अभी उछले फरहान साहनी पर चित्रलेखा ने फिर से हमला किया। इस बार उन्होंने केवल 3 चालों को रोक पाए, इससे पहले कि चित्रलेखा ने बागुआ झांक की पत्ती के नीचे फूल तकनीक से उनके कंधे पर प्रहार किया। वह टूटी पतंग की तरह पीछे उड़ गए और दीवार से जोरदार टकराए। फू! फरहान साहनी ने अपने शरीर को दीवार से बाहर निकाला, लेकिन पीछे एक गहरा मानव आकार का निशान छोड़ दिया। चित्रलेखा को फिर से हमला करने आते देख फरहान साहनी ने जल्दी से अपने हाथ उठाए। बस ये काफ़ी है, मैं हार मानता हूँ। अगर आप और लड़ेंगे तो मेरा शरीर टूट जाएगा।
वास्तव में उनके पास अभी भी बहुत ऊर्जा बची थी, लेकिन इस बार वह प्रतियोगिता के लिए और चित्रलेखा की ताकत का पता लगाने के लिए लड़ रहे थे, न कि जीवन मरण की लड़ाई के लिए। इसलिए लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री फरहान, आप ठीक हैं? लड़ाई खत्म होने पर लता बंसल आगे बढ़ी और चिंता से पूछा। यह उनके सुरक्षा ब्यूरो की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी। अगर इसमें कोई नुकसान हुआ तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। निदेशक लता, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ग्रैंड मास्टर चित्रलेखा को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने दया दिखाए। फरहान साहनी ने हाथ हिलाया और कहा कि उन्होंने लड़ाई के दौरान महसूस किया था कि चित्रलेखा ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, और निश्चित रूप से उन्होंने भी कोई घातक चाल नहीं चलाई थी। हालांकि उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने अपनी घातक चाल का उपयोग भी किया होता तो वह प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मुकाबला नहीं होते। आप बुरे नहीं हैं, चित्रलेखा ने हल्के से कहा, और फिर उनकी आकृति चमकी और वह बास्केटबॉल हॉल से गायब हो गई। बास्केटबॉल हॉल का फर्श टूट गया था और उसमें कई छेद थे, लेकिन तुलिका के लिए यह नुकसान कुछ भी नहीं था। श्री गौतम, आपने ये शर्त जीत ली। मैं राजधानी लौटने के बाद आपको फ़ोन करूंगी और व्यवस्था करूंगी, लता ने गौतम से कहा। हाँ, ये शर्त तो बस मजाक थी निदेशक लता, इसे गंभीरता से न लें, गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं अपने वचन की पक्की हूँ। मैं हार मानती हूँ, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। ठीक है। अब जब बात यहाँ तक आ गई थी, गौतम मना नहीं कर सका। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी? क्या दूसरा पक्ष उसे शादी करने के लिए मजबूर कर सकता था? थोड़ी देर बाद एक सैन्य वाहन के अंदर वाहन चालक एक हुआजिन था। लता बंसल और फरहान साहनी पीछे की सीट पर बैठे थे। श्री फरहान, मास्टर चित्रलेखा की विशिष्ट ताकत क्या है? लता ने पूछा। दूसरे पक्ष ने बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन वह कम से कम दानजिन के अंतिम चरण में है, या संभवतः दानजिन के चरम पर, फरहान साहनी ने गंभीरता से कहा। अचानक उन्होंने विषय बदला। वह गौतम यादव भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका रक्त और ऊर्जा किसी औसत दानजिन खेती करने वाले से कम नहीं है। साथ ही उसके पास दानजिन के चरम पर एक मास्टर है जो उसे सिखा रहा है। मेरा अनुमान है कि वह कुछ वर्षों में दानजिन हासिल कर लेगा। अध्याय 285, नानजिन का पुनर्जनन। क्या मैं कुछ वर्षों में दानजिन हासिल कर सकता हूँ? ये बहुत ही असाधारण है। श्री फरहान की बात सुनकर लता बंसल को आश्चर्य और ईर्ष्या छिपाने में मुश्किल हुई। वह 3 पूरे वर्षों से हुआजिन के चरम पर थी, लेकिन उसने दानजिन की दहलीज को भी नहीं छुआ था। इसके अलावा वह भी एक दानजिन ग्रैंड मास्टर की शिष्या थी। फरहान साहनी ने जैसे लता के विचारों को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि तुम्हारी प्रतिभा भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये गौतम यादव से कहीं कम है। उसने अभी अभी हुआजिन का स्तर हासिल किया है और उसका रक्त और ऊर्जा दानजिन के बराबर है। वह एक प्राकृतिक दानजिन बीज है। प्राकृतिक दानजिन बीज? क्या ऐसे लोग भी होते हैं? लता ने संदेहपूर्वक पूछा। बेशक, फरहान साहनी ने सिर हिलाया। क्या तुम जानती हो कि दानजिन इतना दुर्लभ क्यों है? नहीं जानती, लता ने सिर हिलाया। उसने दानजिन की दहलीज को भी नहीं छुआ था, इसलिए उसके गुरु ने स्वाभाविक रूप से उसे ये बातें नहीं बताई थीं। आखिरकार, अगर आप उस स्तर तक नहीं पहुंचते तो ये बताने से केवल परेशानी बढ़ती है। श्री फरहान ने समझाया। दानजिन की कुंजी यह है कि रक्त और ऊर्जा पर्याप्त हैं या नहीं। दानजिन की प्रक्रिया बहुत खतरनाक है और इसमें बहुत अधिक रक्त और ऊर्जा की खपत होती है। अगर आपके पास पर्याप्त रक्त और ऊर्जा नहीं है और आप दानजिन की कोशिश करते हैं तो यह मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। रक्त और ऊर्जा 2 स्रोतों से आते हैं, पहला जन्मजात और दूसरा औषधीय जड़ी बूटियों से पोषण। हालांकि इसकी भी सीमाएं हैं। आखिरकार मानव शरीर में दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, बावदान के लिए रक्त और ऊर्जा की आवश्यकता 100 है। कुछ लोग जन्म से ही मजबूत रक्त और ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं और उनके पास जन्म से ही 90 से अधिक रक्त और ऊर्जा होता है। जब वह हुआजिन के स्तर तक खेती करता है जो रक्त और ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है, तो उसका रक्त और ऊर्जा आसानी से 100 से अधिक हो सकता है, जो बावदान के लिए रक्त और ऊर्जा की खपत को सहन कर सकता है। कुछ लोग जन्म से केवल 30 रक्त और ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं। भले ही वे हुआजिन के स्तर तक खेती करें, ये केवल 50 तक पहुंचता है। औषधीय जड़ी बूटियों से पोषण के बाद अगर यह 80 तक पहुंच जाए तो यह अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी भी दानजिन हासिल नहीं कर सकता। अगर वह जबरदस्ती दानजिन हासिल करने की कोशिश करता है तो यह मृत्यु की खोज करने से अलग नहीं है। मैं इतना निश्चित क्यों हूं कि गौतम यादव कुछ वर्षों में बावदान चरण में प्रवेश कर सकता है? इसका कारण यह है कि उसका रक्त और ऊर्जा एक भट्टी की तरह है, कम से कम 200 से ऊपर। जब तक वह बावदान की कुंजी को समझ लेता है, उसके लिए बावदान हासिल करना आसान होगा। इसके अलावा वह 20 साल की उम्र में हुआजिन हासिल करने में सक्षम था, इसलिए उसकी समझ भी खराब नहीं होनी चाहिए। मास्टर चित्रलेखा के मार्गदर्शन में अगर वह अगले साल के भीतर बावदान हासिल कर ले तो मुझे आश्चर्य नहीं।
होगा। ये सुनकर लता बंसल एक पल के लिए चुप हो गई। उसने फरहान साहनी को देखा और कहा, श्री फरहान, अगर मैं अपने रक्त और ऊर्जा को संख्याओं में गणना करूं तो ये कितना होगा? ये लगभग 82 के आसपास होना चाहिए। फरहान साहनी ने कहा, 1 महीने पहले की तुलना में तुम्हारे रक्त और ऊर्जा में काफ़ी सुधार हुआ है। क्या तुमने इस अवधि में कोई शीर्ष औषधीय जड़ी बूटी ली है? 1 महीने पहले तुम्हारा रक्त और ऊर्जा अधिकतम 80 था। नहीं, लता ने सिर हिलाया और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने गौतम यादव से औषधीय शराब की एक बोतल ली थी और अब उसने उसका अधिकांश हिस्सा पी लिया था। दूसरे शब्दों में, उसके रक्त और ऊर्जा की वृद्धि का औषधीय शराब से बहुत कुछ लेना देना है। ये सोचकर उसने जल्दी से औषधीय शराब की कहानी बताई। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी औषधीय शराब है जो रक्त और ऊर्जा को बढ़ा सकती है? निदेशक के पास अभी भी कुछ बोतलें होनी चाहिए। लता ने कहा, तो मुझे एक बोतल अध्ययन के लिए दे दो। श्री फरहान ने विचारपूर्वक कहा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे श्री फरहान, क्या मेरे पास अभी भी दान जिन में प्रवेश करने की उम्मीद है? लता ने पूछा। कुछ तो है। फरहान साहनी ने एक पल सोचा और कहा, जब तक तुम 40 साल की उम्र से पहले अपने रक्त और ऊर्जा को 100 तक ले जा सकती हो, तुम्हें दानजिन चरण में प्रवेश करने की उम्मीद होगी। 40 के बाद तुम्हारा रक्त और ऊर्जा कम होने लगेगा और दानजिन चरण में प्रवेश करना 40 से पहले की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होगा। साथ ही बच्चे पैदा मत करना, क्योंकि बच्चे पैदा करने से रक्त और ऊर्जा दोनों की हानि होती है। बेशक अगर तुम दानजिन तक पहुंच गई हो तो बच्चे पैदा करने का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री फरहान, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके साथ बातचीत से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। लता ने कृतज्ञता से कहा। कोई बात नहीं। फरहान साहनी ने हाथ हिलाया। तुम्हारा गुरु भी एक दानजिन ग्रैंड मास्टर है। वह तुम्हें ये बातें देर सबेर बताएगा। बस इतना है कि वह मुझ पर अपनी जिम्मेदारियों में दखल देने का दोष न लगाए। मेरे गुरु ने शायद मुझे ये बातें इसलिए नहीं बताईं क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पास दानजिन में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं है। लता ने कुछ निराश होकर कहा, खुद को कम मत आंक। फरहान साहनी ने सांत्वना दी, तुम्हारी उम्र में हुआ जिन के चरम तक पहुंचना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। दानजिन में प्रवेश करना काफ़ी हद तक शारीरिक प्रतिभा पर निर्भर करता है, वरना दानजिन इतना दुर्लभ नहीं होता। दूसरी ओर गौतम यादव तारों का समूह क्लब में थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। क्लब के बाहर उसने चित्रलेखा को सड़क के किनारे खड़े देखा, इसलिए उसने अपनी गति थोड़ी धीमी की और फिर एक रोशनी की चमक के साथ चित्रलेखा ने कार का दरवाजा खोला और सह चालक की सीट पर बैठ गई। बॉस, मैंने पहले जो भी अपराध किया हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। कार में बैठते ही चित्रलेखा ने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। आखिरकार, हालांकि उसने गौतम के अनुरोध पर उसके गुरु होने का नाटक किया था और उसने अपने बॉस को कई बार छोटा गौतम कहा था, फिर भी उसे मन में थोड़ी बेचैनी थी। कोई बात नहीं, ये तो बस अभिनय था। गौतम ने बेपरवाही से मुस्कुराया। वह इतना छोटा नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि चित्रलेखा ने उसे अभिनय में सहयोग करने के लिए छोटा गौतम कहा, उसे जानबूझकर शर्मिंदा करे। धन्यवाद बॉस। चित्रलेखा ने भी राहत की सांस ली। वैसे क्या तुम बालवाड़ी वापस जा रही हो? गौतम ने पूछा। हाँ। क्या तुम्हारे पास अब कार है? गौतम ने फिर पूछा। नहीं, लेकिन मैं बालवाड़ी में ज़्यादा समय रहती हूँ, इसलिए मुझे कार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, चित्रलेखा ने कहा। गौतम ने विचारपूर्वक कहा, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे अपना बैंक कार्ड दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तुम्हारा बॉस पैसे की कमी में नहीं है, तुम अपने लिए एक अच्छी कार और एक उच्च स्तरीय घर खरीद सकती हो। आखिरकार तुम भी एक दानजिन मास्टर हो। हालांकि चित्रलेखा उसकी 100% वफादार है और भले ही वह उसे कुछ न दे, वह वफादार रहेगी, लेकिन जब उसके पास पर्याप्त पैसा है तो अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद बॉस। चित्रलेखा ने दिखावा नहीं किया और गौतम को अपना बैंक कार्ड नंबर दे दिया। गौतम ने सीधे सिस्टम को निर्देश दिया कि वह रिजर्व फंड से 100 मिलियन रुपये चित्रलेखा को ट्रांसफ़र कर दे। चित्रलेखा को बालवाड़ी वापस छोड़ने के बाद गौतम को पता चला कि दोपहर का 1 बज चुका था, इसलिए उसने एक रेस्तरां में खाना खाया और नाश्ता गली की ओर गाड़ी चलाई। उसने देखा कि चाय की दुकान के बाहर काफ़ी लोग कतार में थे और उनमें से ज़्यादातर नए छात्र थे जो छलावरण वर्दी पहने हुए थे। इसके अलावा दुकान में कई टेबल नए छात्रों से भरे हुए थे, इसलिए गौतम सीधे काउंटर पर मदद करने चला गया। गौतम बहुत कुशल था और चाय बहुत तेजी से बना सकता था। एक व्यक्ति 3 लोगों का काम कर रहा था, नतीजतन कतारें भी तेजी से कम हो रही थीं। वैसे क्या तुमने खाना खाया है? गौतम को अचानक ख्याल आया कि दुकान इतनी व्यस्त थी, क्या चित्रा वर्मा, शालिनी गुप्ता और अन्य लोगों ने खाना नहीं खाया था? अभी नहीं, हमारी चाय विभिन्न स्कूलों के नए छात्रों में प्रसिद्ध है। दोपहर 12 बजे से हम चाय बनाने में व्यस्त हैं और हमारे पास खाने का समय नहीं है, शालिनी गुप्ता ने शिकायत की। ठीक है, मैं तुम्हें दोपहर का भोजन करवाऊंगा।
गौतम ने कहा, तुम चारों एक साथ खाना खाने जाओ, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। जब तुम वापस आओ तो मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा, मैं रुककर मदद करती हूँ। चित्रा वर्मा ने कहा, जरूरत नहीं। गौतम ने हाथ हिलाया, जाओ खाना खाओ, अगर तुम भूखी रही तो मुझे बुरा लगेगा। कितना घिसा पिटा, शालिनी गुप्ता ने होंठ सिकुड़े। चित्रा वर्मा का सुंदर चेहरा लाल हो गया। थोड़ी देर बाद गौतम ने सभी ग्राहकों का ध्यान रख लिया, थोड़ा आराम किया। 3 और लड़कियां छलावरण वर्दी में आईं। उनमें से 2 बहुत सुंदर थीं, जिनका रूप 80 से अधिक था। तीसरी और भी सुंदर थी, वह शायद जम्मू कश्मीर से थी और उसमें एक विदेशी आकर्षण था। यहाँ तक कि अंतर्दृष्टि की आंख का उपयोग किए बिना गौतम बता सकता था कि उसका रूप 95 से ऊपर था। आपको कौन सा स्वाद चाहिए? गौतम ने पूछा। 3 लड़कियों ने उसे बताया कि वे किस तरह की चाय चाहती थीं। गौतम ने उसे बनाना शुरू कर दिया। आपकी चाय। गौतम ने काउंटर पर 3 कप चाय रखे। हैंडसम, क्या आप इस चाय की दुकान के मालिक हैं? उनमें से एक गोलमुखी लड़की ने पूछा। आपको कैसे पता? गौतम ने मुस्कुराते हुए पूछा। गोलमुखी लड़की ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब हम आपकी चाय खरीदने आए हैं। आपकी चाय इतनी स्वादिष्ट है, हम हर दिन 2 कप पीते हैं। सचमुच, व्यवसाय का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। गौतम ने मुस्कुराया और पूछा, आप लोग किस स्कूल से हैं? हम नानजिन से हैं। मेरा नाम माया राठौर है। ये मेरी सहपाठी और रूममेट हैं। ये बिंदिया मेहरा है और यह अनन्या यादव है। वह जम्मू कश्मीर से है। क्या वह सुंदर नहीं है? समझ गया। गौतम ने अनन्या को देखा और दोहरे अर्थ में कुछ कहा। उसकी नज़र महसूस करते हुए अनन्या के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने जल्दी से सिर झुका लिया। वह काफ़ी शर्मीली लग रही थी। हैंडसम, आप भी छात्र हैं, है ना? आप हमारे नाम जान चुके हैं। आप भी हमें अपने नाम क्यों नहीं बताते और मुझे व्हाट्सएप पर जोड़ लें। मेरा नाम गौतम यादव है। मैं नंदू विश्वविद्यालय व्यापार महाविद्यालय में 3य वर्ष का छात्र हूँ। बोलते हुए गौतम ने अपना मोबाइल निकाला, QR कोड लाया और तीनों लड़कियों से उसे स्कैन करने को कहा। व्हाट्सएप जोड़ने के बाद माया राठौर ने गौतम को हाथ हिलाया और कहा, वरिष्ठ, हम पहले चलते हैं। हम भविष्य में आपके व्यवसाय का ध्यान रखने फिर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। गौतम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ा चलने के बाद माया राठौर ने खुद को रोक नहीं पाए और बोली, वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस चाय की दुकान का मालिक इतना हैंडसम और इतना अच्छा स्वभाव वाला होगा। मैं अब से हर दिन उसकी चाय पीने जाऊंगी। अध्याय 286, औषधीय शराब का पुनर्विक्रय। राजधानी नगर, सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय, छोटा सम्मेलन कक्ष। लता बंसल और फरहान साहनी के सुरक्षा ब्यूरो में लौटने के बाद बैठक शुरू हुई। इस बैठक में भाग लेने वाले सभी सुरक्षा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी थे। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य दानजिन ग्रैंड मास्टर चित्रलेखा सक्सेना के साथ व्यवहार पर चर्चा करना था। ये देखते हुए कि माया परिवार को नष्ट करने की घटना के अलावा वह कई वर्षों से एक साधारण व्यक्ति के रूप में बालवाड़ी की प्रिंसिपल के रूप में सेवा कर रही थी और उन्होंने कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं किया। अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इस व्यक्ति को ऐसा माना जाए जैसे वह मौजूद ही नहीं है। हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि चित्रलेखा जैसे दानजिन का समाज में रहना बहुत खतरनाक है और बेहतर होगा कि वह भी सुरक्षा ब्यूरो में शामिल हो जाएं। तब चुप रहे फरहान साहनी ने कहा कि उन्हें 80% यकीन है कि चित्रलेखा दानजिन के चरम पर हैं। अचानक सभी वरिष्ठ अधिकारी चुप हो गए। यदि प्रतिद्वंद्वी केवल दानजिन के अंतिम चरण में होता तो वे फरहान साहनी और बड़ी संख्या में हुआ जिनकी मदद से उसे दबा सकते थे, लेकिन दानजिन के चरम पर पहुंचने की बात निश्चित नहीं थी। एक बार दानजिन के चरम स्तर का व्यक्ति क्रोधित हो जाए और कुछ चरम कर दे तो पूरा सुरक्षा ब्यूरो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। बैठक समाप्त हुई। फरहान साहनी ने निदेशक रोहन गुप्ता को बुलाया। फरहान साहनी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? निदेशक रोहन ने विनम्रता से पूछा। रोहन, मैंने लता से सुना कि आपके पास एक जादुई औषधीय शराब है। क्या आप मुझे एक बोतल दे सकते हैं? फरहान साहनी ने रोहन की ओर देखकर कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फरहान साहनी सुरक्षा ब्यूरो में एकमात्र दानजिन मास्टर हैं और वे हमारे काम में भी काफ़ी सहयोग करते हैं, इसलिए मैं एक बोतल औषधीय शराब देने को तैयार हूँ। औषधीय शराब प्राप्त करने के बाद फरहान साहनी संतुष्ट होकर अपने कार्यालय लौटे। उन्होंने एक कप लिया, बोतल खोली और उसे भर दिया। उसकी सुगंध ली। औषधीय शराब में हल्की औषधीय सुगंध थी, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई सफ़ेद शराब सामान्य थी। उन्होंने कप उठाया और एक घूंट लिया। स्वाद भी औसत था, उनकी पसंदीदा माओताई से कहीं कम। औषधीय शराब का एक घूंट लिया। फरहान साहनी ने आंखें बंद की और महसूस किया। थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा, क्योंकि उन्होंने पाया कि औषधीय शराब बहुत शक्तिशाली थी और वास्तव में उनके शरीर को पोषण दे सकती थी। आपको पता है, दानजिन के मध्य चरण तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने शरीर को बहुत शक्तिशाली स्तर तक मजबूत कर लिया था। यहाँ तक कि 100 साल पुराना जिनसेंग निगलने से भी कोई फायदा नहीं होता।
ये सोचकर उन्होंने कप में बची औषधीय शराब को एक ही घूंट में पी लिया। थोड़ी देर बाद उनके शरीर में और भी मजबूत औषधीय शक्ति फटी। औषधीय शराब की शक्ति से उनके शरीर को मिल रहे पोषण को महसूस करते हुए वे एक आरामदायक सिसकी नहीं रोक पाए। क्या शानदार चीज़ है! अंत में फरहान साहनी प्रशंसा में चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनकी शारीरिक स्थिति में वास्तव में थोड़ा सुधार हुआ था। हालांकि सुधार बहुत कम था, लेकिन अगर वे अपने रक्त और ऊर्जा से इसे मजबूत करना चाहते तो इसमें कम से कम 1 महीना लगता। बोतल में बची औषधीय शराब को देखकर उन्होंने बोतल उठाई और पूरी शराब एक बूंद भी न छोड़ते हुए पी ली। जब दवा पूरी तरह से उनके शरीर में समा गई, फरहान साहनी ने संतुष्ट होकर आंखें खोलीं। ये औषधीय शराब की बोतल उनकी 6 महीने से अधिक की मेहनत के बराबर थी। उन्हें और भी उत्साहित करने वाली बात थी, उनके शरीर में रक्त और ऊर्जा वास्तव में बहुत अधिक प्रचुर और जोरदार हो गई थी। और यह औषधीय शराब गौतम यादव से प्राप्त हुई थी। अचानक उन्हें एक संभावना का विचार आया। गौतम यादव की अत्यधिक शक्तिशाली रक्त और ऊर्जा जन्मजात नहीं हो सकती, बल्कि इस औषधीय शराब से बढ़ाई गई हो सकती है। ये सोचकर वे और अधिक नहीं बैठ सके, इसलिए वे जल्दी से रोहन गुप्ता के कार्यालय गए। दरवाजा खटखटाया और अंदर गए। फरहान साहनी, आप क्या कर रहे हैं? फरहान साहनी की जल्दबाजी देखकर रोहन गुप्ता थोड़े हैरान हुए। रोहन, आपके द्वारा दी गई औषधीय शराब हम मार्शल कलाकारों के लिए बहुत मूल्यवान है। क्या ये फरहान साहनी के लिए भी उपयोगी हो सकती है? रोहन गुप्ता ने आश्चर्य से कहा। यह उपयोगी है। फरहान साहनी ने जोर से सिर हिलाया। एक बोतल औषधीय शराब मेरे लिए 6 महीने की कठिन मेहनत के बराबर है। अगर मेरे पास 10 बोतल औषधीय शराब हो तो शायद मैं दान जिन के अंतिम चरण में प्रवेश कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पर्याप्त औषधीय शराब हो तो मैं दान जिन के चरम तक भी पहुँच सकता हूँ। अब रोहन गुप्ता की बारी थी हैरान होने की। उन्होंने इस औषधीय शराब को पहले ही बहुत महत्व दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह औषधीय शराब उनकी कल्पना से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। रोहन, आपने यह औषधीय शराब गौतम यादव से कैसे प्राप्त की? फरहान साहनी ने पूछा। ये हमें उपहार में दी गई थी, रोहन गुप्ता ने कहा, लेकिन वह इसे दूसरों को भी बेचता है। दुर्भाग्य से बयूरों के पास पर्याप्त धन नहीं है। एक बोतल की कीमत कितनी है? फरहान साहनी ने पूछा। 20 लाख प्रति बोतल। रोहन गुप्ता ने कहा कि उनकी जांच के अनुसार गौतम यादव ने सभी औषधीय शराब किशन निवास को 20 लाख में बेची, लेकिन उन्होंने तुलिका यादव से केवल 10 लाख लिए। बेशक गौतम यादव और तुलिका यादव का रिश्ता करीबी है, इसलिए 10 लाख लेना समझ में आता है। तुम बेकार खर्च करने वाले, इतनी अच्छी चीज़ केवल 20 लाख प्रति बोतल है। फरहान साहनी ने नहीं रोक पाए और कहा, इस तरह की औषधीय शराब दान जिन के लिए लाभकारी है, भले ही इसे 1 करोड़ में बेचा जाए। ये महंगा नहीं है, सचमुच? रोहन गुप्ता ने थोड़ा उत्साहित होकर पूछा। निश्चित रूप से, फरहान साहनी ने निश्चितता से कहा। हम जैसे दान जिन वालों ने भले ही भाव दान के माध्यम से अपने रक्त और ऊर्जा को बंद कर लिया हो, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा रक्त और ऊर्जा कम नहीं होगा और खपत नहीं होगा। खासकर कार्रवाई करने के बाद इस तरह की कमी और खपत बढ़ जाएगी। ये औषधीय शराब हमारी शारीरिक स्थिति को सुधार सकती है और हमारे रक्त और ऊर्जा को फिर से भर सकती है। अगर हम इसे लंबे समय तक पीते हैं तो यह न केवल हमें हमारी चरम स्थिति में लौटाएगी, बल्कि हमारी ताकत को और बढ़ाएगी। जाओ और अन्य दान जिन से पूछो कि क्या वे ऐसी अच्छी चीज़ खरीदेंगे। 1 करोड़ या 2 करोड़ की बात तो छोड़ो, उन्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। रोहन गुप्ता की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मेज पर रखा फ़ोन उठाया और एक आंतरिक नंबर डायल किया। श्याम चक्रवर्ती, हमारे पास कितना धन बचा है? श्याम ने बताया। निदेशक, हमें इस तिमाही का धन आवंटित किया गया है। पिछले बार तुलिका यादव द्वारा दान किए गए 50 लाख को जोड़कर हमारे खाते में अभी भी 220 लाख हैं। हालांकि इस महीने की 15 तारीख को हमें कुछ औषधीय सामग्री के लिए भुगतान करना है, जिसकी कीमत 80 लाख से अधिक होगी। इसके अलावा, श्याम के बोलने से पहले ही रोहन गुप्ता ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, खाते में सारा पैसा सील कर दो और अभी के लिए इसका उपयोग न करो। अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो उसे मुझसे मिलने को कहो। श्याम, ठीक है निदेशक, मैं समझ गया। रोहन गुप्ता औषधीय शराब का पुनर्विक्रय करने की योजना बना रहे हैं? फरहान साहनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहन गुप्ता ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मुझे माफ़ करें फरहान साहनी, हमारे बयूरों का धन हमेशा बहुत तंग रहा है। चूंकि आपने ये निर्धारित किया है कि यह औषधीय शराब इतनी प्रभावी है, हम दूसरों को इस जानकारी के बिना एक बैच को फिर से बेच सकते हैं और बयूरों के लिए कुछ पैसे कमा सकते हैं। इस समय फरहान साहनी ने एक बैंक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। फरहान साहनी, आप क्या कर रहे हैं? फरहान साहनी ने कहा, जब आप लोग औषधीय शराब खरीद रहे हों, कृपया मेरे लिए भी कुछ खरीद लें। चिंता न करें, मैं इसे पूरी तरह से अपने लिए उपयोग करूंगा। ये सुनकर रोहन गुप्ता ने राहत की सांस ली। हाँ,
ये तो छोटी सी बात है। बेशक कोई समस्या नहीं है। सच कहें तो उन्हें चिंता थी कि फरहान साहनी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाएंगे। आखिरकार दूसरा पक्ष एक दानजिन पूज्य है। अगर दूसरा पक्ष इसमें शामिल होने पर जोर देता तो उनके लिए मना करना मुश्किल होता। फरहान साहनी को विदा करने के बाद रोहन गुप्ता ने लता बंसल को बुलाया। रोहन गुप्ता, आप क्या चाहते हैं? लता, मैं ये करने की योजना बना रहा हूँ। मैं हमारे ब्यूरो के धन का उपयोग गौतम यादव से औषधीय शराब का एक बैच खरीदने के लिए करने जा रहा हूँ। मैं ये कार्य आपको सौंप रहा हूँ। कितना खरीदना चाहते हैं? लता ने पूछा। हमारे ब्यूरो के बजट में अभी भी 220 लाख हैं। हम इसे पूरा खरीद लेंगे। रोहन गुप्ता ने हाथ हिलाया। सब कुछ खरीद लें? लता हैरान हुई। निदेशक, अगर सारा धन खर्च हो गया तो बाकी खर्चों का क्या होगा? चिंता न करें, बाकी खर्चों में कोई समस्या नहीं है। जाओ और इसे करो, जितनी जल्दी हो सके। रोहन गुप्ता ने बेपरवाही से कहा कि निदेशक सुरक्षा मार्शल आर्ट्स की दुनिया से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार था और स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट्स की दुनिया की स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह आसानी से औषधीय शराब को उन लोगों को बेच सकता था जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत थी, और उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। इस तरह से उनका ब्यूरो भी बहुत सारा पैसा कमा सकता था। अध्याय 287, कपटी पुरुष। गौतम यादव को लता बंसल का औषधीय शराब खरीदने का फोन आने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। और भी आश्चर्य की बात थी, दूसरे पक्ष ने वास्तव में 240 लाख की औषधीय शराब खरीदना चाहा। ये देखते हुए कि सुरक्षा ब्यूरो एक सरकारी विभाग है, गौतम यादव ने उनसे केवल 10 लाख प्रति बोतल लिया, जिससे लता बहुत संतुष्ट हुई। इस दौरान गौतम यादव ने मेघा सक्सेना को कुछ और करने नहीं दिया। वह हर दिन छोटे गोदाम में औषधीय शराब बनाती थी, इसलिए औषधीय शराब की मात्रा भी बढ़ गई थी। उसी शाम लता पैसे लेकर नंदूनगर आए। पैसे प्राप्त करने के बाद गौतम यादव ने भी उसे 240 बोतल औषधीय शराब दी। मूल रूप से गौतम यादव लता को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि उसे एक मिशन पूरा करना है और अगले अवसर की प्रतीक्षा करेगा। रात 9 बजे लता औषधीय शराब लेकर सुरक्षा ब्यूरो लौट आए। फरहान साहनी रोहन गुप्ता के कार्यालय में इंतजार कर रहे थे। फरहान साहनी, ये 20 बोतल औषधीय शराब आपकी हैं, लता ने मुस्कुराते हुए कहा। फरहान साहनी ने 20 लाख दिए। 10 बोतलें और क्यों हैं? फरहान साहनी ने आश्चर्य से कहा। लता ने समझाया, गौतम यादव हमसे केवल 10 लाख प्रति बोतल लेता है। ये लड़का काफ़ी उदार है। अच्छा हुआ वह मेरा शिष्य नहीं है, वरना अगर उसने इतनी अच्छी चीज़ बर्बाद की होती तो मैं उसकी टांगें तोड़ देता। ये सुनकर रोहन गुप्ता और लता बंसल ने एक दूसरे को भ्रम में देखा। फिर फरहान साहनी शराब लेकर चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि वह कुछ समय के लिए एकांतवास में रहेंगे और जरूरी न हो तो उन्हें परेशान न करें। रोहन गुप्ता, इस बैच की औषधीय शराब का वितरण कैसे करना चाहिए? लता ने बची हुई 220 बोतल औषधीय शराब को देखकर पूछा। सच कहें तो हम सभी ने इस औषधीय शराब की प्रभावशीलता को कम आंका था। फरहान साहनी ने मुझे बताया कि इस औषधीय शराब का दान जिन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मैं इस बैच को बेचने की योजना बना रहा हूँ, रोहन गुप्ता ने कहा। क्या इससे कोई समस्या होगी? लता ने चिंतित होकर कहा। क्या समस्या होगी? हमारे ब्यूरो का धन हमेशा अपर्याप्त रहा है। हमें खुद धन जुटाने का रास्ता ढूंढना होगा। भले ही उच्च अधिकारी जान लें, वे कुछ नहीं कहेंगे। सच है, लता ने सिर हिलाया। उनकी तनख्वाह और लाभ उनकी क्षमताओं के अनुपात में गंभीर रूप से असंतुलित थे। बेशक अगर ये तनख्वाह और लाभ के लिए होता तो वे सुरक्षा ब्यूरो में शामिल नहीं होते। थोड़ी देर बाद कोई रोहन गुप्ता के कार्यालय में आया और जल्द ही लता द्वारा लाई गई सारी औषधीय शराब ले ली गई। 1 घंटे बाद पहला फोन आया। रोहन गुप्ता, मैंने 50 बोतल औषधीय शराब बेच दी। प्रत्येक बोतल की कीमत 20 लाख है। ये खबर सुनकर रोहन गुप्ता खुशी से झूम उठे। अच्छा, बहुत अच्छा किया। 20 लाख प्रति बोतल, 50 बोतलें यानी 1 अरब। एक पल के लिए वे यह नहीं रोक पाए कि मार्शल आर्ट्स परिवार धनी है। फिर अन्य लोगों के फोन एक के बाद एक आए। उन्होंने भी अपनी लाई हुई सारी औषधीय शराब 20 लाख में बेच दी। कुल मिलाकर 4 अरब 40 लाख कमाए। 220 लाख की लागत घटाने के बाद भी कंपनी 4 अरब 18 लाख का भारी मुनाफा कमा सकती है। लता, फोन करो और गौतम यादव से पूछो कि उनके पास कितनी औषधीय शराब बची है। हम सब लेना चाहते हैं, रोहन गुप्ता ने लता बंसल से वीरतापूर्ण अंदाज में कहा। ठीक है निदेशक। लता ने तुरंत अपना फोन उठाया और गौतम यादव का नंबर डायल किया। इस समय गौतम यादव अपग्रेड से प्राप्त 30 मुक्त विशेषता बिंदुओं को अपनी मानसिक शक्ति में जोड़ रहा था, जिससे उनकी मानसिक शक्ति 145 बिंदुओं तक पहुंच गई। उनका अनुभव दायरा फिर से बढ़ गया, 500 मीटर के दायरे तक। दूसरे शब्दों में, जब तक वह अपनी मानसिक अनुभूति चालू करते हैं
500 मीटर के दायरे में कोई भी हल्की सी हलचल उनसे छिप नहीं सकती। इस समय लता ने फिर से फ़ोन किया। गौतम यादव ने मजाक में कहा, लता, क्या आप मुझे किसी सुंदर लड़की से मिलवाने जा रही हैं? ये सुनकर लता का माथा थोड़ा काला पड़ गया। नहीं गौतम, सुंदरियों का परिचय कराने में कुछ समय लगेगा। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि मैं आपसे औषधीय शराब का एक और बैच खरीदने की योजना बना रही हूँ। इतनी जल्दी खत्म हो गई? गौतम यादव ने आश्चर्य से पूछा। ये 200 से अधिक बोतलें थीं। लता ने झूठ बोला, हमारे सुरक्षा ब्यूरो में बहुत सारे लोग हैं, 200 बोतलें पर्याप्त नहीं हैं। गौतम यादव को संदेह नहीं हुआ और उन्होंने पूछा, आपको कितनी बोतलें चाहिए? लता, आपके पास कितनी बची हैं? गौतम यादव ने चुपके से सोचा। अब औषधीय शराब के दो प्रमुख खरीदार किशन निवास और तुलिका यादव हैं। किशन निवास साप्ताहिक आधार पर डिलीवरी करता है। अगली डिलीवरी नई औषधीय शराब के बैच के साथ की जा सकती है। जहां तक तुलिका यादव की बात है, उनके पास अभी भी बहुत सारा पैसा है, इसलिए उन्हें जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, मेरे पास लगभग 300 बोतलें बची हैं, आपको कितनी चाहिए? लता, मैं सब लेना चाहती हूँ। गौतम यादव, ठीक है, कोई समस्या नहीं। लता, फिर मैं कल नंदू नगर आकर इसे ले लूँगी। गौतम यादव, ठीक है, जब आप पहुँचे तो मुझे फ़ोन करें। कॉल खत्म होने के बाद गौतम यादव को कुछ गलत लगा। जब वे पहली बार मिले थे, लता ने दावा किया था कि सुरक्षा ब्यूरो में धन की कमी है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही सुरक्षा ब्यूरो वास्तव में धनी और शक्तिशाली हो गया। ये सोचकर गौतम यादव ने लाल सम्राट से कहा, लाल, मेरे लिए जांच करो और पता लगाओ कि सुरक्षा ब्यूरो ने इतनी औषधीय शराब क्यों खरीदी। अपग्रेड के बाद लाल सम्राट की दक्षता और अधिक बढ़ गई थी। गौतम यादव का कार्य पूरा करने में उसे केवल 2 मिनट लगे। लाल सम्राट की रिपोर्ट सुनने के बाद गौतम यादव को अचानक लगा कि उन्होंने सैकड़ों अरब का नुकसान किया है। उन्हें लगा कि वे काफ़ी क्रूर थे। आखिरकार कुछ हजार रुपये में दर्जनों बोतल औषधीय शराब बनाई जा सकती थी और एक बोतल औषधीय शराब की लागत अधिकतम 100 रुपये थी। इसे 10 लाख में बेचने के लिए उन्हें थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि सुरक्षा ब्यूरो उनसे कई गुना अधिक क्रूर है और वास्तव में एक बोतल को 20 लाख में बेच रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने इस औषधीय शराब के प्रभाव को कम आंका है। गौतम यादव ने चुपके से कहा, क्या आपको कीमत बढ़ानी चाहिए? अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, लेकिन सोचने के बाद उन्होंने कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया। सबसे पहले किशन गुप्ता किशन निवास की ओर से बहुत विचारशील थे। उन्होंने अपनी पहल पर कीमत को 20 लाख प्रति बोतल तक बढ़ा दिया था। अगर वह फिर से कीमत बढ़ाते तो वे लालची लगते। जहां तक तुलिका यादव की बात है, दूसरे पक्ष ने गलतफहमी में समझा कि उनके पास पैसे की कमी है और सीधे 10 अरब दे दिए, जो उनके प्रति निष्ठा और वफादारी का इशारा था। अगर कीमत बढ़ाई जाती तो वे ऐसा नहीं कह सकते थे। सुरक्षा ब्यूरो के लिए, हालांकि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, यह उनके लिए जलन पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा कीमत को अचानक बढ़ाने से दोनों पक्षों के बीच संबंध प्रभावित होंगे। हालांकि वे सुरक्षा ब्यूरो से नहीं डरते थे, लेकिन इतने छोटे से पैसे के लिए सुरक्षा ब्यूरो को नाराज करने की वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं थी। सबसे खराब स्थिति में वे भविष्य में औषधीय शराब की शिपमेंट मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई और इसे खरीदता है तो कीमत बढ़ाने में देर नहीं होगी। इस तरह किशन निवास, तुलिका यादव और सुरक्षा ब्यूरो उनके प्रति आभारी होंगे। सिस्टम इंटरफेस को बुलाया। अपग्रेड अनुभव 5 अरब 15 लाख तक पहुंच गया था। सिस्टम रिजर्व फंड की बात करें तो ये भी 2 अरब 40 लाख बढ़कर 1 खरब 6 अरब 60 लाख 4 हजार हो गया था। अब नानिन बालिका छात्रावास। माया राठौर उदासीनता से अपने फ़ोन के साथ खेल रही थी। उसने शाम 7 बजे के आसपास गौतम यादव को व्हाट्सएप संदेश भेजा था, लेकिन अब रात 9 बज चुके थे। गौतम यादव ने उसे जवाब नहीं दिया। क्या वह ठंडा पुरुष है? लेकिन दिन के दौरान बातचीत में दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उसे एक धूप और सौम्य भावना दी थी, या फिर दूसरा पक्ष इसलिए इतना उत्साही था क्योंकि हमने उनकी चाय खरीदी थी। कपटी पुरुष, ये सोचकर उसे और अधिक नाराजगी महसूस हुई। अचानक उसे एक विचार आया, क्या दूसरा पक्ष अनन्या यादव या बिंदिया मेहरा में रुचि रखता था और जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था? ये सोचकर उसने एक साथ बिंदिया मेहरा और अनन्या यादव से पूछा कि क्या गौतम यादव ने उनसे संपर्क किया था। दोनों लड़कियों ने कहा कि नहीं। दोनों लड़कियों के जवाब सुनने के बाद उसे अचानक बहुत संतुलन महसूस हुआ। ये बदमाश इस परी को नज़रअंदाज करने की हिम्मत करता है। मैं अब से तुम्हारी दुकान से चाय कभी नहीं खरीदूंगी, माया राठौर ने चुपके से कहा। लेकिन जब उसे दूसरी तरफ की चाय का स्वादिष्ट स्वाद याद आया तो उसे अचानक थोड़ा अनिच्छा महसूस हुई। वास्तव में उसने गौतम यादव को गलत समझा था। गौतम यादव, जिन्होंने समय प्रबंधन मास्टर की कौशल में महारत हासिल की थी और अन्य अपरिचित लड़कियों के साथ सभी एक दूसरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे,
जहां तक दूसरे मोबाइल फ़ोन की बात है, वह ज़्यादातर समय इसे सरसों के बीज की जगह में रखते थे, इसलिए उनके पास दूसरे फ़ोन पर व्हाट्सएप चेक करने का समय नहीं था। अध्याय 288 स्पष्ट रहें। बयूरो में अपना काम खत्म करने के बाद लता बंसल कार से घर चली गई। उनका घर सुरक्षा बयूरो से ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 10 मिनट की ड्राइव पर। लहरी, आज इतनी देर हो गई, क्या तुम भूखी हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ रात का नाश्ता बनाऊं? सोफे पर टैबलेट पर टीवी सीरियल देख रही लहरी सिंह ने मुस्कुराकर स्वागत किया। नहीं, मैंने पहले ही टेकअवे ऑर्डर कर लिया है, हम बाद में एक साथ पी सकते हैं। लता बंसल ने जूते बदलते हुए कहा कि वह एक हुआ जिन मास्टर थीं और उनकी ऊर्जा खपत अधिक थी, इसलिए भले ही वे बहुत खा लें, उन्हें वजन बढ़ने की चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में घरेलू कपड़े बदलकर लता बंसल सोफे पर बैठ गईं और पूछा, तुम और विश्वजीत मौर्य आज मिलने आए थे ना? कैसा लगा? बेहतरीन दिखावट, असाधारण स्वभाव, आसान बातचीत, विनम्र और शिष्ट। लहरी सिंह ने हल्के से कहा, तो क्या तुम्हें उस पर क्रश है? लता बंसल ने और पूछा। ऐसा लगता था कि उनकी भतीजी को विश्वजीत मौर्य के बारे में अच्छा प्रभाव था, इसलिए गौतम यादव को सुंदर लड़की से मिलवाने की उनकी योजना को रद्द करना पड़ सकता है। हालांकि वह इसके कारण विश्वजीत मौर्य के बारे में जानबूझकर बुरी बातें नहीं कहेंगी। अगर उनकी भतीजी उपयुक्त नहीं थी तो वे किसी और को परिचय करा सकती थीं। वैसे भी उन्होंने गौतम यादव को नहीं बताया था कि वे जिस व्यक्ति को परिचय कराने वाली थी वह लहरी सिंह थी। ये तो पहली मुलाकात थी, उस पर क्रश कैसे हो सकता है? बस इतना कहें कि मुझे उससे नफरत नहीं है। लहरी सिंह ने निराश होकर कहा कि यह वैसे भी एक पारिवारिक विवाह था। जब तक उन्हें एक दूसरे से नफरत नहीं थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके बीच अच्छे भाव थे या नहीं। जब तक तुम्हें नापसंद नहीं है, हम कुछ समय के लिए साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। लता बंसल ने सिर हिलाया। लहरी सिंह इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी, हालांकि वह अपने परिवार की व्यवस्था से सहमत थी, फिर भी उसके मन में कुछ प्रतिरोध था, इसलिए उसने विषय बदल दिया और पूछा, आप इतनी देर से क्यों लौटीं? क्या आपके बयूरो में कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है? कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मैंने बस निदेशक की पुनर्विक्रय में मदद की। लता बंसल ने मुस्कुराकर कहा कि औषधीय शराब का पुनर्विक्रय कोई रहस्य नहीं था और देर सबेर दूसरों को पता चल जाता, इसलिए इसे रिसाव नहीं माना जाता था। इसके अलावा लहरी सिंह अफवाहें नहीं फैलाएगी। पुनर्विक्रय? क्या पुनर्विक्रय? लहरी सिंह की रुचि बढ़ गई, लेकिन वह जानती थी कि सुरक्षा ब्यूरो मार्शल आर्ट्स की दुनिया को प्रबंधित करने वाला एक विशेष विभाग था और इसका पुनर्विक्रय से कोई लेना देना नहीं था। औषधीय शराब का एक बैच, शायद 4 अरब से अधिक कमाया। लता बंसल ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। वाक्य का दूसरा हिस्सा लहरी सिंह ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। भले ही उनकी चाची ने उन्हें याद न दिलाया होता, वह इसकी महत्वपूर्णता जानती थी और किसी को भी बेतरतीब ढंग से नहीं बताएगी। उसने उत्सुकता से पूछा, ये कैसी औषधीय शराब है? एक बैच का पुनर्विक्रय 4 अरब से अधिक कमा सकता है, इसलिए लता बंसल ने पूरी कहानी सुनाई। ये सुनने के बाद लहरी सिंह ने विचारपूर्वक कहा, अगर यह बात गौतम यादव के कानों तक पहुंच गई तो क्या वह आपके प्रति नाराजगी महसूस करेंगे? हाय, निदेशक के पास कोई और उपाय नहीं है, लता बंसल ने कड़वाहट से मुस्कुराकर कहा। उच्च अधिकारियों द्वारा आवंटित धन अपर्याप्त है और हम मार्शल कलाकार विशेष रूप से भूखे हैं। इसके अलावा हमें खेती के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की भी आवश्यकता होती है। भले ही हम तनख्वाह के लिए सुरक्षा ब्यूरो में शामिल न हुए हों, हमें तनख्वाह की परवाह न हो अगर हम भोजन और औषधीय जड़ी बूटियां भी प्रदान नहीं कर सकते। मुझे डर है कि हम देर सबेर एकजुट नहीं रह पाएंगे। ये तर्क भी सही है। लहरी सिंह ने सिर हिलाया। लेकिन मेरा एक सुझाव है। मैं सुझाव देती हूं कि आप गौतम यादव से स्पष्ट बात करें। औषधीय शराब के पुनर्विक्रय को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। बजाय इसके कि वह बाद में नाराज हो, बेहतर है कि आप उसे जल्द से जल्द सच बता दें, जब तक वह आपके सुरक्षा ब्यूरो के साथ लंबे समय तक सहयोग करने को तैयार है। वह इसे कुछ बार फिर से बेचकर आपसे अधिक कमा लेगा। तुम्हारी बात सही है। लता बंसल ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। उन्होंने हमें 10 लाख की छूट पर बेचा, लेकिन हमने इसे लेकर भारी मुनाफा कमाया। हमने इसे उनसे छिपाया भी। अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना और साथ में पैसा कमाना बेहतर है। मैं कल काम पर जाने पर रोहन गुप्ता के साथ यह बात उठाऊंगी। थोड़ी देर बाद टेकअवे आ गया। लता बंसल और लहरी सिंह ने खाना और पीना शुरू किया। वह एक मार्शल कलाकार थी और उसकी शराब सहनशीलता अच्छी थी। हालांकि लहरी सिंह मार्शल कलाकार नहीं थी, लेकिन वह जन्म से ही अच्छी शराब सहनशीलता के साथ थी। यही कारण था कि लता बंसल उसके साथ पीने को तैयार थी। दूसरी ओर गौतम यादव ने पहले ही नहा लिया था और बिस्तर पर लेट गए थे।
एक विचार के साथ अनुभव निकाला गया। शारीरिक स्थिति फिर से थोड़ी बढ़ गई, 137 बिंदुओं तक पहुंच गई। छी छी, धोखा होना कितना शानदार है, गौतम यादव ने खुद से कहा। फिर उन्होंने सरसों के बीज की जगह में रखा दूसरा मोबाइल फ़ोन निकाला। उन्होंने अपना व्हाट्सएप खोला और पाया कि आज जोड़े गए नए नानियन छात्र ने उन्हें शाम 7 बजे एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था। अब 3 घंटे हो चुके थे। दूसरा पक्ष एक नया छात्र था और अभी सैन्य प्रशिक्षण में था। उसे इस समय सो जाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया और अगले दिन जवाब देने का फैसला किया। इसी तरह जिया साहनी और चेतना वर्मा ने भी उन्हें व्हाट्सएप संदेश भेजे थे। चेतना वर्मा के व्हाट्सएप का सामग्री ठीक थी, लेकिन जिया साहनी के व्हाट्सएप ने उन्हें गुदगुदी कर दी। यह अफसोस की बात थी कि दूसरा पक्ष अभी भी हेंगियन नगर में फिल्मांकन कर रहा था, वरना उन्हें वहां दौड़कर उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना पड़ता। अगली सुबह कक्षा में चेतन हरी ने धीरे से कहा, यान भाई, यशवंत जैन अपनी हॉटपॉट रेस्तरां की चेन का उपयोग हमारे भाइयों का ढाब में निवेश करने के लिए करना चाहता है और वह केवल 20% शेयर चाहता है। क्या आपको लगता है कि हमें सहमत होना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? गौतम यादव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल पूछा। चेतन हरी ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन मैं ठीक से बता नहीं सकता कि क्या है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? चेतन हरी ने कहा, आखिरकार मुफ्त में भोजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यशवंत परिवार की हॉटपॉट चेन की कीमत कम से कम 1 अरब है। भले ही हम उन दुकानों को मिला लें जो अभी खुली नहीं हैं। हमारे पास केवल 10 हैं। हमारी बाजार पूंजी अधिकतम 100 लाख है। विलय के बाद भी बाजार पूंजी अधिकतम 2 अरब होगी। मुझे विश्वास नहीं है कि यशवंत जैन इतना दयालु है कि 1 अरब से अधिक के बदले 400 लाख के शेयर ले ले। तुम्हारे माता पिता का क्या ख्याल है? गौतम यादव ने फिर पूछा। वे अभी भी हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वे काफ़ी ललचाए हुए हैं। चेतन हरी ने पूछा, यान भाई, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि 2 संभावनाएं हैं, गौतम यादव ने कहा। चेतन हरी ध्यान से सुनने की मुद्रा में था। गौतम यादव ने आगे कहा, पहला, यशवंत जैन भाइयों का ढाब के विकास के बारे में आशावादी है। उनके परिवार के हॉटपॉट रेस्तरां को पुनर्गठन में शामिल करने के बाद भाइयों का ढाबा का व्यवसाय निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा और फिर यह जल्द ही सार्वजनिक होगा। उस समय भले ही भाइयों का ढाबा की बाजार मूल्य केवल 50 अरब हो, वह 20% शेयर रखकर भी बहुत सारा पैसा कमाएगा। रुककर गौतम यादव ने आगे कहा, दूसरी संभावना है, भाइयों का ढाबा के पास अभी केवल 10 दुकानें हैं, लेकिन यशवंत के पास सैकड़ों हैं। एक बार विलय होने के बाद प्रबंधन टीम निश्चित रूप से यशवंत परिवार का वर्चस्व होगा। अंत में वह कंपनी में प्रमुख स्थान लेना चाहेगा। क्या तुम उसे हरा सकते हो? ये सुनकर चेतन हरी का चेहरा बहुत बदल गया। हाँ, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से हमारे व्यवसाय पर कब्जा करना चाहता है। नहीं, हम उसके साथ सहयोग नहीं कर सकते। मैं अभी अपने पिताजी को फ़ोन करता हूँ। धीरे गौतम यादव ने हाथ उठाया। सबसे पहले ये केवल मेरा विश्लेषण है, मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष ऐसा करेगा या नहीं। दूसरी बात, उसकी मंशा जानने के बाद तुम पूरी तरह से उसे हस्तक्षेप करने का अवसर देने से बच सकते हो और उसे शांति से एक प्रमुख शेयरधारक बनने दे सकते हो। ये समझ में आता है? चेतन हरी ने सिर हिलाया। फिर गौतम यादव से कृतज्ञता से कहा, यान भाई, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। वैसे मैं इस कक्षा में अभी के लिए नहीं पढ़ सकता। मुझे वापस जाकर अपने माता पिता के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा करनी है। जाओ। गौतम यादव ने हाथ हिलाया। अध्याय 289, अलविदा लहरी सिंह। सुबह 11 बजे गौतम यादव को लता बंसल का फोन आया। ये दूसरी लेन देन के लिए था। बैठक का स्थान विश्वविद्यालय नगर के पास एक चायखाना था। जब गौतम यादव वहां पहुंचे, उन्होंने पाया कि निजी कक्ष में केवल लता बंसल ही नहीं थीं, बल्कि एक अत्यंत सुंदर युवती भी थी। वे इस युवती से पहले एक बार हनग नगर के प्राचीन दुकान में मिल चुके थे। लता बंसल ने कहा, श्रीमान यादव, मैं आपका परिचय कराती हूँ। यह मेरी भतीजी लहरी सिंह है। लहरी, ये श्रीमान गौतम यादव हैं। लहरी सिंह ने कहा, नमस्ते श्रीमान यादव। गौतम यादव ने जवाब दिया, नमस्ते सुश्री सिंह। दोनों पक्षों ने विनम्रता से एक दूसरे का अभिवादन किया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद लता बंसल अचानक खड़ी हुईं और गौतम यादव से माफ़ी मांगने के लिए झुकीं। श्रीमान यादव, मुझे आपसे एक बात के लिए माफ़ी मांगनी है। कल रात अपनी भतीजी की सलाह सुनने के बाद लता बंसल सुबह सुरक्षा ब्यूरो गईं और निदेशक रोहन गुप्ता को यह बात बताई। निदेशक रोहन भी समझदार व्यक्ति हैं, बस पहले वे गरीबी से डरते थे और पैसों से अंधे हो गए थे। लता बंसल के याद दिलाने पर वे तुरंत होश में आए। उन्होंने न केवल उनकी सलाह से सहमति जताई, बल्कि यह भी कहा कि पहले खरीदी गई औषधीय शराब का अंतर भी पूरा करेंगे। और यह प्रस्ताव लहरी सिंह ने दिया था, इसलिए लता बंसल ने अपनी भतीजी को साथ लाने का फैसला किया। पहला,
वह कमियों का पता लगाने में मदद कर सकती थी। दूसरा, शायद दोनों युवाओं के बीच कुछ रोमांस शुरू हो सकता था। ये गौतम यादव को खुश करने की मंशा से नहीं था, बल्कि वे अपनी भतीजी की मदद करना चाहती थीं। एक बार उनकी भतीजी विश्वजीत मौर्य से शादी कर लेती तो उसका भविष्य तय हो जाता, लेकिन अगर वह गौतम यादव के साथ जुड़ जाती, गौतम यादव के समर्थन से वह अपने जीवन को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी और उसे मौर्य परिवार में गृहिणी के रूप में नहीं रहना पड़ता। गौतम यादव ने आश्चर्य से लता बंसल को देखा और उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। निदेशक रोहन, आप क्या कर रही हैं? लता बंसल ने शर्मिंदगी के साथ कहा। श्रीमान यादव, हमने जो शराब आपसे खरीदी थी उसे हमने खुद इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसे फिर से बेच दिया, और वह भी 20 लाख प्रति बोतल के हिसाब से। लता बंसल से सच सुनने के बाद गौतम यादव थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उनके समझने के अनुसार सुरक्षा ब्यूरो में धन की बहुत कमी थी। अगर दूसरा पक्ष सच नहीं बताता और उनसे शराब खरीदकर बेचता रहता तो निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा लेता। अब जब उन्होंने सच बता दिया तो गौतम यादव को समझ नहीं आया कि वे क्या सोच रहे थे। लता बंसल ने फिर कहा, श्रीमान यादव, हमारा विचार इस प्रकार है, आपके पास औषधीय शराब है और हमारे पास सुरक्षा ब्यूरो में बिक्री के चैनल हैं, हम सहयोग क्यों न करें? ये सुनकर गौतम यादव अचानक समझ गए। सुरक्षा ब्यूरो ने सच इसलिए बताया क्योंकि वे दीर्घकालिक सोच रहे थे। सुरक्षा ब्यूरो मार्शल आर्ट्स की दुनिया को प्रबंधित करने वाली एक संस्था है और इसे मार्शल आर्ट्स की दुनिया की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर वे शराब बेचते हैं तो निश्चित रूप से सही खरीदार ढूंढ सकते हैं। इसके विपरीत, उनके पास भले ही शक्तिशाली पृष्ठभूमि हो, लेकिन वे मार्शल आर्ट्स की दुनिया से वास्तव में अपरिचित हैं। इसलिए सुरक्षा ब्यूरो के साथ सहयोग करना एक अच्छा विकल्प है। उन्होंने पूछा, आप सहयोग कैसे करना चाहते हैं? लता बंसल ने कहा, हमारे पास सहयोग के 2 तरीके हैं। पहला, लाभ साझाकरण। श्रीमान यादव, आप हमें औषधीय शराब प्रदान करते हैं और हम इसे बेचते हैं। लाभ का 70% आपको और 30% हमें मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि हम आपसे औषधीय शराब खरीदते हैं और बेचते हैं। खरीद मूल्य 10 लाख प्रति बोतल है। कैसा रहेगा? ओह, और पिछली बार खरीदी गई औषधीय शराब के लिए आपके सहयोग का तरीका चुनने के बाद हम अंतर भी पूरा करेंगे। लता बंसल का प्रस्ताव पूरी तरह से ईमानदारी से भरा था। थोड़ा सोचने के बाद गौतम यादव ने कहा, मैं दूसरा सहयोग तरीका चुनता हूँ। गौतम यादव के इस विकल्प को सुनकर लता बंसल और लहरी सिंह काफी आश्चर्यचकित हुईं। ये स्पष्ट था कि पहला तरीका गौतम यादव के लिए अधिक लाभकारी था, लेकिन उन्होंने दूसरा चुना। लहरी सिंह ने कहा, श्रीमान यादव, मुझे थोड़ा जिज्ञासा है कि आपने दूसरा सहयोग तरीका क्यों चुना? गौतम यादव ने मुस्कुराकर कहा, 2 कारण। पहला, दूसरा सहयोग तरीका अधिक सरल है। दूसरा, सुरक्षा ब्यूरो मेरे साथ ईमानदारी से पेश आया तो मुझे भी स्वाभाविक रूप से इसका जवाब देना होगा। गौतम यादव की बात सुनकर लता बंसल को कुछ राहत महसूस हुई। सौभाग्य से उन्होंने अपनी भतीजी की सलाह मानी, वरना इस घटना के बाद वे वास्तव में गौतम यादव को नाराज कर देतीं। इसके बारे में सोचकर उन्होंने कहा, हमने पहले 240 बोतलें खरीदी थीं और अब हम आपको प्रति बोतल 9 लाख का अंतर देंगे। गौतम यादव ने हंसते हुए कहा, हाँ निदेशक रोहन, फिर मैं नम्रता नहीं दिखाऊंगा, यह मेरा कर्तव्य है। प्रति बोतल का अंतर 9 लाख है तो 240 बोतलों के लिए ये 2 अरब 16 करोड़ है। साथ ही सुरक्षा ब्यूरो 300 बोतलें और खरीदना चाहता है। प्रत्येक बोतल की कीमत 10 लाख है, जो 3 अरब है। हालांकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, वे अस्थायी रूप से केवल 4 अरब का भुगतान कर सकते हैं और शेष 1 अरब 16 करोड़ 1 सप्ताह के भीतर दे देंगे। गौतम यादव ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। गौतम यादव ने पूछा, निदेशक रोहन, क्या आप इस बार मेरे साथ रात्रिभोज करने का सम्मान करेंगे? लता बंसल ने सिर हिलाकर सहमति दी। फिर श्रीमान यादव को धन्यवाद। गौतम यादव ने पूछा, क्या आप दोनों मसालेदार खाना खा सकते हैं? अगर हाँ तो चलें द ऐबा खाने। लता बंसल ने मुस्कुराकर समझाया, कोई समस्या नहीं। सच कहूं तो श्रीमान यादव, हमारे पूर्वज वास्तव में दक्षिण पश्चिम प्रांत से हैं और उन्होंने बहुत द ऐबा खाया है। गौतम यादव ने कहा, ठीक है तो चलें द ऐबा खाने। इसलिए गौतम यादव ने चेतन हरी को एक निजी कक्ष बुक करने के लिए फ़ोन किया और फिर लता बंसल और अन्य लोगों के साथ द ऐबा भोजनालय गए। आधे घंटे बाद गौतम यादव और उनका समूह भाइयों का द ऐबा पहुंच गया। चेतन हरी वहां नहीं था, इसलिए स्टोर मैनेजर ने उनकी अगवानी की। निजी कक्ष भी व्यवस्थित किया गया था। दूसरी मंजिल पर सबसे शानदार जब सूप बेस और व्यंजन परोसे गए। गौतम यादव ने सभी को चॉपस्टिक उठाने के लिए कहा। लहरी सिंह ने मुस्कुराकर पूछा, श्रीमान यादव, कोई डिपिंग सॉस नहीं? गौतम यादव ने कहा,
इस ढाबा भोजनालय में डिपिंग सॉस की ज़रूरत नहीं है, आप पहले आजमाएं। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप किसी से इसे लाने के लिए कह सकते हैं। कुछ संदेह के साथ सभी ने खाना उठाया और खाना शुरू किया। स्वाद चखने के बाद सभी को लगा कि यह ढाबा असाधारण रूप से स्वादिष्ट था। लता बंसल ने प्रशंसा की, अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि बिना डिपिंग सॉस का ढाबा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। गौतम यादव ने मजाक में कहा, तो निदेशक रोहन, और खाएं और पेट भर लें। लता बंसल बनावटी व्यक्ति नहीं थीं और ढाबा वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए उन्होंने बहुत खाया। उनके साथ आए कुछ पुरुषों की भी भूख बढ़ी थी। गौतम यादव भी नम्रता नहीं दिखा रहे थे, इसलिए केवल आधे घंटे में वेटर ने लगातार 5 व्यंजन परोसे। रात के खाने के बाद लता बंसल ने चाय से कुल्ला किया और मुस्कुराकर कहा, यह यात्रा इसके लायक थी। न केवल मैंने श्रीमान यादव के साथ सहयोग किया, बल्कि इतना स्वादिष्ट ढाबा भी खाया। अगली बार जब श्रीमान यादव बीजिंग नगर आएं, मैं आपको हमारा बीजिंग व्यंजन चखाऊंगी। रात के खाने के बाद, क्योंकि लता बंसल को औषधीय शराब लेकर वापस रिपोर्ट करना था, गौतम यादव ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हवाई अड्डे के रास्ते में लता बंसल ने लहरी सिंह से पूछा, लहरी, तुम गौतम यादव के बारे में क्या सोचती हो? लहरी सिंह ने सोचा और कहा, मेरा उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकती, लेकिन यह व्यक्ति काफ़ी खुले विचारों वाला है। लता बंसल ने कहा, उन्हें कम मत समझो क्योंकि वे युवा हैं। वे पहले से ही हुआ जिनके चरम पर मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे ब्यूरो के एक वरिष्ठ ने निर्धारित किया है कि वे अगले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से दानजिन तक पहुंच जाएंगे। लहरी सिंह ने आश्चर्य से कहा, हुआ जिनका चरम, क्या यह आपकी तरह नहीं है? लता बंसल ने सिर हिलाया, कोई तुलना नहीं, उनकी रक्त और ऊर्जा मुझसे कहीं अधिक है। अगर हम लड़ते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि मैं उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगी। ये कहकर उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अगर तुम अपने परिवार के बंधनों से मुक्त होना चाहती हो, शायद गौतम यादव तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर लहरी सिंह स्तब्ध रह गई, लेकिन उसे तुरंत निर्णय लेना मुश्किल लगा। इस समय लता बंसल ने जोड़ा, अवसर दुर्लभ और क्षणभंगुर हैं, उन्हें पकड़ लो और शायद वे तुम्हारा भाग्य बदल दें। लहरी सिंह ने सिर हिलाया, सलाह के लिए धन्यवाद चाची, मैं इस पर विचार करूंगी। अध्याय 290, मैंने तुम्हें बिना हाथ उठाए हरा दिया। माया राठौर, गौतम भाई, हम फिर से तुम्हारी चाय खरीदने आए, तुम दुकान में क्यों नहीं हो? गौतम यादव, मैं दुकान में कभी कभी ही जाता हूँ। माया राठौर, तुम्हारी चाय वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है, क्या तुम्हारे पास कोई गुप्त नुस्खा है? दोपहर का भोजन करने और स्कूल लौटने के बाद गौतम यादव को माया राठौर का एक और व्हाट्सएप संदेश मिला। कल रात बहुत देर हो गई थी और उन्होंने माया राठौर को जवाब नहीं दिया, लेकिन शिष्टाचार के लिए उन्होंने सुबह जवाब दिया। चेतन हरी इस दोपहर की बड़ी कक्षा में नहीं आया, वह शायद ढाबा भोजनालय के विलय और अधिग्रहण में व्यस्त होगा। आज की कक्षा खत्म हो गई और कल छुट्टी है, इसलिए कक्षा के बाद गौतम यादव ने जूही राठौर को व्हाट्सएप संदेश भेजा और उसे एक साथ रात का खाना खाने के लिए कहा। हालांकि जूही राठौर ने जवाब नहीं दिया। एक विचार मन में आया। गौतम यादव ने अपनी स्वर्णिम दृष्टि खोली और यंगदेव विज्ञान विद्यालय की ओर देखा। उन्होंने पाया कि जूही राठौर स्कूल की प्रयोगशाला में थी, एक सुंदर प्रोफेसर के मार्गदर्शन में सावधानी से प्रयोग डेटा रिकॉर्ड कर रही थी। चूंकि जूही राठौर काम में व्यस्त थी, गौतम यादव ने उसे और परेशान नहीं किया, इसलिए गौतम यादव नाश्ता गली की ओर चले गए। स्कूल शुरू होने के बाद चाय की दुकान का व्यवसाय दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। चित्रा वर्मा और शालिनी गुप्ता घर पर नहीं थीं, इसलिए वह सीधे काउंटर पर मदद करने चले गए। लगभग आधे घंटे तक व्यस्त रहने के बाद गौतम यादव ने तैयार चाय ग्राहक को सौंपी और अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी, गौतम भाई, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? गौतम यादव ने 3 छोटी लड़कियों की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम लोग हो, आज तुम कौन सा स्वाद पीना चाहोगी? माया राठौर ने 3 स्वादों के नाम बताए। गौतम यादव ने कुशलता से उन्हें तैयार करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गौतम यादव ने काउंटर पर 3 कप चाय रखे। तुम्हारी चाय तैयार है, माया राठौर ने कहा। धन्यवाद, क्योंकि पीछे अभी भी कई लोग कतार में थे। माया राठौर, जो गौतम यादव से कुछ और बात करना चाहती थी, को बोलने में सहजता नहीं हुई, लेकिन आधे घंटे बाद उसने गौतम यादव को एक और व्हाट्सएप संदेश भेजा। इस समय चित्रा वर्मा और शालिनी गुप्ता आ चुकी थीं। गौतम यादव ने फिर काउंटर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद गौतम यादव ने काउंटर पर चित्रा वर्मा और शालिनी गुप्ता से कहा, चांदनी वर्मा आज रात खाने के लिए वापस आ रही है, मैं कुछ खाना खरीदने जा रहा हूँ। शालिनी, तुम भी रात के खाने के लिए आ जाओ। शालिनी गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, हाय, तुम्हारे कहने के बिना भी मैं चली आऊंगी। पिछली बार चित्रा वर्मा के घर मुफ्त भोजन का स्वाद चखने के बाद
वह अक्सर वहां खाने जाती थी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि चित्रा वर्मा का परिवार आर्थिक तंगी में है और उसने जीवन यापन के लिए खर्च देने की इच्छा जताई। चित्रा वर्मा के मना करने के बाद वह हर बार वहां जाने पर कुछ फल और नाश्ता खरीदती थी। शाम 7 बजे गौतम यादव पड़ोस से निकले और नहा रहे थे। तभी जूही राठौर का फोन आया। जूही राठौर अभी अभी प्रयोगशाला से निकली थी। वह उनसे शिकायत कर रही थी कि वह बहुत थकी हुई और भूखी थी। गौतम यादव मजाक में पूछा, क्या तुम्हारी प्रोफेसर कविता गुप्ता कोई कठोर साहूकार है जो तुम्हें रात का खाना भी नहीं देती? जूही राठौर ने समझाया, वास्तव में प्रोफेसर कविता बहुत अच्छी हैं। बस प्रयोग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था और इसे बीच में रोका नहीं जा सकता था। लेकिन प्रयोग खत्म होने के बाद उन्होंने वीरेंद्र सक्सेना को पैसे दिए और हमें रात के खाने के लिए बाहर ले जाने को कहा। मैं बस उनके साथ नहीं गई। गौतम यादव ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों नहीं? जूही राठौर ने कुछ उदास होकर कहा, क्योंकि प्रयोगशाला में सहायक के रूप में काम करने वाले वीरेंद्र सक्सेना हाल ही में मुझ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। गौतम यादव ने मजाक किया, तो तुमने उन्हें अपनी कार की चाबी और घड़ी नहीं दिखाई? जूही राठौर ने परेशानी से कहा, ओह, ये सब मेरी कार की चाबी और घड़ी की वजह से है। क्या मैंने तुम्हें पिछले बार उस दिखावटी नए छात्र के बारे में नहीं बताया था? मैंने अपनी कार की चाबी और घड़ी दिखा दी और यह स्कूल फोरम पर पोस्ट हो गया। अब स्कूल में सभी कह रहे हैं कि मैं एक शीर्ष धनाढ्य दूसरी पीढ़ी हूँ। और फिर वीरेंद्र सक्सेना, जो पहले मेरे साथ सामान्य संबंध रखते थे, अब मुझसे छेड़खानी करते रहते हैं। ये सुनकर गौतम यादव जोर से हंस पड़े। बेबी, तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जूही राठौर ने गौतम यादव की हंसी सुनकर अपना चेहरा संभाला। दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। गौतम यादव ने कहा, ठीक है, मैं नहीं हंसता। ऐसा करते हैं, मैं अभी फ्री हूँ तो मैं आकर तुम्हारे साथ रात का खाना खाता हूँ। जूही राठौर ने कहा, जरूरत नहीं, मैं बस कहीं खाना खा लूंगी। गौतम यादव ने कहा, स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी पहुंचता हूं। ये कहकर गौतम यादव ने फोन काट दिया। दूसरी ओर यंगदेव विज्ञान विद्यालय की प्रयोगशाला के नीचे फोन रखने के बाद जूही राठौर के चेहरे पर मधुर मुस्कान आई। फिर वह धीरे धीरे स्कूल के गेट की ओर चली। गौतम यादव ने तेजी से गाड़ी चलाई। केवल 20 मिनट बाद वह यंगदेव विज्ञान विद्यालय के गेट पर पहुंच गए। जूही राठौर, जो उनकी गाड़ी से बहुत परिचित थी, उत्साह से दौड़कर आई, सहयात्री का दरवाजा खोला और बैठ गई। ये दृश्य उन लोगों ने देखा जो बाहर से लौट रहे थे। एक लड़की ने बेंटले मुल्साने की ओर देखा और कहा, देखो, क्या वह जूही दीदी नहीं है? उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारे साथ रात का खाना नहीं खाना चाहती थी। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। वह न केवल फरारी चलाती है, बल्कि उसे लेने के लिए बेंटले मुल्साने भी आए। बस यह नहीं पता कि उसे लेने उसका परिवार आया या उसका प्रेमी। दूसरी लड़की ने कहा, वे परिवार नहीं हैं। वह बोली, जूही दीदी का गृहनगर दक्षिण पश्चिम प्रांत में है और उनके माता पिता यहाँ नहीं हैं, इसलिए उसे लेने वाला शायद उसका प्रेमी होगा। बोलते समय उसने जानबूझकर वीरेंद्र सक्सेना की ओर देखा और पाया कि उनका चेहरा वास्तव में बहुत खराब था। पहली लड़की ने मजाक किया, वीरेंद्र सक्सेना, क्या तुम जूही दीदी में रुचि रखते हो? दोनों लड़कियों को वीरेंद्र सक्सेना में रुचि थी, मुख्य रूप से क्योंकि वीरेंद्र सक्सेना न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट थे, बल्कि बहुत सुंदर भी थे। हालांकि उनके परिवार की स्थिति थोड़ी खराब थी, लेकिन स्कूल ने उन्हें स्नातकोत्तर के लिए स्वीकार कर लिया था, इसलिए उनकी नज़र में वह एक संभावित उम्मीदवार थे। कितना अफसोस, उन्होंने कई बार एक दूसरे को संकेत दिए, लेकिन दूसरा पक्ष समझने का दिखावा करता रहा। जब उन्हें पता चला कि वीरेंद्र सक्सेना जूही राठौर का पीछा कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि वीरेंद्र सक्सेना उनके संकेतों से अनजान नहीं थे, बल्कि दूसरा पक्ष उन्हें पसंद नहीं करता था। इसलिए जब उन्होंने वीरेंद्र सक्सेना को अपमानित होते देखा, तो उन्हें थोड़ी खुशी महसूस हुई। वीरेंद्र सक्सेना ने हल्के से कहा, नहीं, मैं बस अपनी जूनियर दीदी का ख्याल रख रहा हूँ। फिर उन्होंने स्कूल की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। इस समय वह बहुत खराब मूड में थे। उन्होंने सोचा था कि अपनी उत्कृष्ट उपस्थिति और असाधारण प्रतिभा के साथ वे जूही राठौर को आकर्षित कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि दूसरा पक्ष उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आपको पता है, स्कूल में कई लड़कियां उनका पीछा करती थीं, भले ही कोई भी जूही राठौर जितनी सुंदर ना हो, लेकिन कई ऐसी थीं जो जूही राठौर से केवल थोड़ा कम सुंदर थीं। इसलिए उन्हें विश्वास था कि अगर वे पहल करते तो वे जूही राठौर का पीछा कर सकते थे। बेशक जूही राठौर का पीछा करने का उनका उद्देश्य शुद्ध नहीं था, क्योंकि वे एक परिष्कृत स्वार्थी थे। अगर उन्हें नहीं पता होता कि जूही राठौर लाखों की स्पोर्ट्स कार चलाती है और महंगी घड़ियां पहनती है, तो वे कभी भी जूही राठौर का पीछा करने की पहल नहीं करते। उन्हें नहीं पता था कि पहली बार किसी लड़की का पीछा करने में वे असफल हो गए। दोनों लड़कियों ने वीरेंद्र सक्सेना को गुस्से में जाते देखा।
दोनों ने चुपके से होंठ सिकोड़े। बेंटले में गौतम यादव एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे, जबकि दूसरे हाथ से जूही राठौर का हाथ पकड़े हुए थे। जूही राठौर ने पूछा, प्रिय, हम कहाँ खाना खाने जा रहे हैं? गौतम यादव ने लापरवाही से कहा, तुम्हें एक भोज पर ले जा रहा हूँ। जूही राठौर ने कहा, जरूरत नहीं, बस पास में कुछ खा लें। गौतम यादव ने कहा, मैंने पहले ही जगह बुक कर ली है। 10 मिनट से अधिक समय बाद गौतम यादव ने कार एक उच्च श्रेणी के भोजनालय के बाहर खड़ी की। फिर जूही राठौर का हाथ पकड़कर अंदर चले गए। उन्होंने एक छोटा निजी कक्ष बुक किया था। इसके अलावा उनके पहुंचने के बाद शानदार व्यंजन मेज पर रखे गए। गौतम यादव ने कहा, जल्दी खाओ। उन्होंने चॉपस्टिक उठाए और जूही राठौर के लिए एक टुकड़ा पोर्क रिब्स लिया। जूही राठौर ने कहा, पति, तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम्हारे लिए इनाम है। जूही राठौर ने गौतम यादव के चेहरे पर चूमा, फिर चॉपस्टिक उठाकर खाना शुरू किया। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।